चलिए, हम लोगों का चल रहा था रिलेशन। पिछली क्लासों में आप लोगों ने रिलेशन को जाना। व्हाट इज रिलेशन? रिलेशन सेट ए से सेट ए टू सेट बी क्या हो जाता है? रिलेशन सेट टू सेट बी हो जाता है सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। कोई भी रिलेशन किसी भी एक सेट से दूसरे सेट में क्या हो जाएगा? सबसेट हो जाएगा, वह दोनों सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट के। इसके बाद हम लोगों ने डोमेन एंड रेंज ऑफ ए रिलेशन को जाना। इसके बाद इनवर्स ऑफ रिलेशन जाना और डोमेन और रेंज ऑफ ए इनवर्स ऑफ रिलेशन जाना। इनवर्स ऑफ रिलेशन क्या होता है? ठीक उल्टा हो जाता है रिलेशन का। अगर रिलेशन आप सेट ए टू बी फाइंड आउट कर रहे हैं तो इनवर्स ऑफ रिलेशन क्या हो जाएगा? सेट बी टू ए हो जाएगा। चलिए, अब नेक्स्ट सेशन को कंटिन्यू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा टाइप ऑफ रिलेशन। क्या हो जाता है टाइप ऑफ रिलेशन? यहाँ पे हम मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशन को स्टडी करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से जानेंगे कि टाइप्स ऑफ रिलेशन के अंदर हमको कितने टाइप्स ऑफ रिलेशन को पढ़ना होगा। जैसे आप लोगों ने देखा था टाइप्स ऑफ रिलेशन क्या हो जाएगा, इसके लिए अगर बात करें तो आप लोगों ने देखा होगा टाइप्स ऑफ सेट। जिस तरीके से वहां पे टाइप ऑफ सेट के लिए एम्प्टी सेट, नल सेट, वॉइड सेट, यूनिवर्सल सेट, डिसजॉइंट सेट, सो मेनी टाइप्स ऑफ सेट को आप लोगों ने स्टडी किया सेट चैप्टर के अंदर में। यहां पे हम रिलेशन के लिए स्टडी करने वाले हैं एम्प्टी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिस्टिव रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। इतना टाइप्स ऑफ रिलेशन को आज के सेशन में हम स्टडी करेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी इन पर करेंगे, खूब समझ के करते हैं। चलिए, टाइप्स ऑफ रिलेशन क्या हो जाता है? इम्पिटी रिलेशन और वॉइड रिलेशन फ्रॉम वन सेट टू अनदर सेट। ये तो सभी को पता है, जो भी चीज हो रहा है रिलेशन के पहले सेशन में ही आपको बता दिया गया था। रिलेशन फ्रॉम वन सेट टू अनदर सेट होता है। क्या मतलब है इसका? एक सेट से दूसरे सेट के बीच में रिलेशन देख रहे हैं, यहां पे इम्पिटी रिलेशन देख रहे हैं सेट ए टू सेट बी। चलिए, ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड एन एम्प्टी रिलेशन इफ नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ बी। एक रिलेशन सेट ए से सेट बी में कब कहलाएगा एम्प्टी रिलेशन? जब सेट ए का कोई भी एलिमेंट रिलेट नहीं करेगा सेट बी के किसी भी एलिमेंट से। मतलब क्या हो गया यार? तब तो आप बोलिएगा सर सेट ए का कोई भी एलिमेंट सेट बी के किसी एलिमेंट से रिलेट ही नहीं किया तो खाएगा रिलेशन होगा? भाई रिलेट तो करना चाहिए रिलेशन होने के लिए जी। नहीं, यही समस्या जब पैदा हुआ आगे चल के मैथमेटिशियनों को, तो हमें एक न्यू टाइप का रिलेशन को इंट्रोड्यूस करवाया गया और उस रिलेशन का नाम ही है एम्प्टी रिलेशन, वॉइड रिलेशन। आगे आप देखिएगा, एग्जाम्पल के थ्रू पता चल जाएगा कि रिलेशन का प्रॉपर्टी फॉर्म दे देगा और आप कोई भी एलिमेंट्स को रिलेट नहीं कर पाइएगा, रिलेट कर ही नहीं पाइएगा किसी भी दो सेट के बीच में। अगर कोई भी रिलेशन एम्प्टी रिलेशन हो जाएगा तो उसको क्या बोला जाएगा? आर इज इक्वल टू 5 बोल देंगे। जैसे भैया एम्प्टी सेट के अंदर में आप क्या करते हैं? एम्प्टी सेट के लिए 5 या खाली सेट को रिप्रेजेंट करते हैं एम्प्टी सेट से, उसी तरीके से एम्प्टी रिलेशन को रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका है? आर इज इक्वल टू 5 बोल देंगे। चलिए, एम्प्टी रिलेशन और वॉइड रिलेशन ऑन ए सेट क्या हो जाएगा? यहां पे क्या मतलब है इसका? जैसे आपने रिलेशन ऑन ए सेट पढ़ा था उसी तरीके से एम्प्टी रिलेशन ऑन ए सेट। रिलेशन ऑन ए सेट क्या हो जाता है? रिलेशन ऑन ए सेट हो जाता है कोई भी एक रिलेशन सेट ए से उसी सेट ए के बीच के रिलेशन को, रिलेशन ऑन ए सेट को रिप्रेजेंट करता है। उसी तरीके से एम्प्टी रिलेशन और वॉइड रिलेशन ऑन ए सेट को क्या रिप्रेजेंट करेगा? सेट ए से सेट ए में ही रिलेशन को देखेंगे, उसी को बोला जाएगा रिलेशन ऑन ए सेट। A relation R on a set A is said to be an empty relation if no element of A is related to any element of A. एक रिलेशन कहलाएगा एम्प्टी रिलेशन ऑन ए सेट ए अगर कोई भी एलिमेंट सेट ए का रिलेट नहीं करेगा किसी भी एलिमेंट सेट ए से। मतलब सेट ए का कोई भी एलिमेंट सेट ए से रिलेट नहीं करेगा, उसी को क्या बोला जाएगा? एम्प्टी रिलेशन ऑन ए सेट ए। क्या यहाँ पे रिलेशन हो रहा है? आर सच दैट
ए टू ए, रिलेशन यहाँ पे सेट ए से सेट ए में होगा और तब क्या बोला जाएगा जब रिलेट नहीं करेगा, रिलेशन आर इज इक्वल टू यहाँ भी 5 बोल देंगे भैया, चाहे वन सेट टू एन अदर सेट रिलेट ना करे कोई भी एलिमेंट, या किसी एक सेट से उसी सेट के एलिमेंट से रिलेट ना करे कोई एलिमेंट, हम तो जब भी जो भी 5 होगा रिलेट नहीं करेगा तो उस रिलेशन को क्या बोल देंगे, यह एक 5 रिलेशन है। आर इज इक्वल टू 5 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एम्प्टी रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको यहां तक नोट करिए, इसके एग्जाम्पल से इसको और बढ़िया तरीका से समझ लेते हैं। चलिए एग्जाम्पल क्या बोला जा रहा है, लेट ए इज इक्वल टू एक सेट दिया हुआ है, बी इज इक्वल टू एक सेट दिया हुआ है और बोला जा रहा है बी टू सेट, ये दो ए और बी दो सेट है एंड आर इजकल टू इतना, ये रिलेशन का एक प्रॉपर्टी दे दिया है अपने को। देख लीजिए रिलेशन का एक प्रॉपर्टी क्या दिया गया है, आर इजकल टू ए बी सच दैट ए बिलोंग्स ए क्या है, स्मॉल ए सेट कैपिटल ए का एलिमेंट है और स्मॉल बी सेट कैपिटल बी का एलिमेंट है एंड ए माइनस बी इज इवन। कंडीशन क्या है, ए माइनस बी इवन होना चाहिए। क्या मतलब है इस कंडीशन का, इस कंडीशन का मतलब है कि आप सेट ए के किसी भी एलिमेंट में से सेट बी के किसी भी एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करिए, आपका जो भी वैल्यू आएगा वो इवन होना चाहिए। तब क्या बोला जा रहा है, देन राइट द रिलेशन बिटवीन देम। चलिए भैया, जो आपका कंडीशन गिवन, अपन ने तो ये क्वेश्चन खूब किया है पिछले सेशनों में, खूब अच्छे तरीके से हमने इस क्वेश्चन को किया है। प्रॉपर्टी दे दिया होता था और उसके कंडीशन को पकड़ते थे और कंडीशन पे वर्क करते थे और रिलेशन अपने पास आ जाता था और हम किसी भी एक सेट से दूसरे सेट के बीच का रिलेशन को राइट डाउन कर देते थे। चलिए सबसे पहले क्या करना होता है, गिवेन जो भी बात है उसको लिख देना होगा। गिवेन क्या है भैया, यहाँ पे a माइनस बी इज इवन, a माइनस बी इज इवन होना चाहिए, यही अपना कंडीशन रहेगा। चलिए a माइनस बी, यहाँ पे a कैपिटल ए को बिलोंग्स कर रहा है। चलिए इसको भी अगर लिख लीजिएगा तो एग्जामिनर को थोड़ा सा और अच्छा लग जाएगा। a माइनस बी करते हैं, सबसे पहले सेट ए के किसी भी एलिमेंट सेट बी के किसी भी एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करिए। चलिए थोड़ा सा ही तो एलिमेंट है, सभी को सभी से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, मतलब सेट ए के सभी एलिमेंट को सेट बी के सभी एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 2 माइनस 2 क्या है, यहाँ पे a रहेगा, यहाँ पे b रहेगा, a और ये b हो जाएगा। सेट a का एलिमेंट 2 है, 2 माइनस 7 कर दीजिएगा, क्या हो जाएगा माइनस का 5, 4 माइनस 11 कर दीजिएगा, यहाँ पे माइनस का 7, इसके बाद 6, 2 क्या, रुक जाइए, सबसे पहले क्या करना है अपने को, 2 को सभी के साथ सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 2 को 7 से सब्ट्रैक्ट किए, अब 2 माइनस 11 कर दीजिए, माइनस का 9 हो जाएगा, 4 माइनस 7 कर दीजिए, माइनस का 3 हो जाएगा, 4 माइनस 11 कर दीजिए, माइनस का 7 हो जाएगा, 6 माइनस 7 कर दीजिए, -1, 6 माइनस 11 -5। क्या ये आपका क्या आना चाहिए था, जो भी वैल्यू आता सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये सभी वैल्यू क्या आना चाहिए था भैया, इवन आना चाहिए था। आया क्या है, निगेटिव ओड नंबर आ गया है, इवन तो आया ही नहीं। हमारा रिलेशन का कंडीशन क्या बोल रहा है कि एक रिलेशन हो रहा है और ये रिलेशन कैसा है, जब आप सेट ए के किसी भी एलिमेंट को सेट बी के किसी भी एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, a माइनस बी करिएगा तो वो इवन होना चाहिए, लेकिन नेगेटिव ओड नंबर आ गया। अब हम क्या करें, क्या ये रिलेशन होगा भी या नहीं, रिलेशन तो होगा भैया। क्वेश्चन वाला जब हमको एक रिलेशन का प्रॉपर्टी दिया हुआ है तो रिलेशन तो होगा, रिलेशन तो लिखना पड़ेगा। जब इस तरीके का समस्या आया तो मैथमेटिशियनों ने हमें एक न्यू टाइप के रिलेशन को दिया और उसी का नाम पड़ गया एम्प्टी रिलेशन। तो यहां पे हम क्या बोल देंगे, जब आपके कंडीशन के अकॉर्डिंग एक भी एलिमेंट रिलेट नहीं हो रहा होगा, भैया ये नहीं आया इवन मतलब रिलेट नहीं हो रहा है, सेट ए का कोई भी एलिमेंट सेट बी के किसी एलिमेंट से रिलेट नहीं हो रहा है, इस अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर रिलेट नहीं हो रहा है तो वहीं तो बोला गया कि उस रिलेशन को हम एम्प्टी रिलेशन बोल देंगे। आर इजकल टू क्या हो जाएगा, हेयर क्या हो जाएगा, हेयर आर इजकल टू 5।
रिलेशन क्या हो जाएगा, रिलेशन एक एम्प्टी रिलेशन हो जाएगा। इसको यहां तक नोट करिए, अच्छे तरीके से क्वेश्चन को समझिए, कॉन्सेप्ट को समझिए और आगे बढ़ते हैं। चलिए पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, लेट ए एक सेट दिया हुआ है एंड आर बी ए रिलेशन इन ए। एक सेट ए दिया है और आर एक रिलेशन दिया हुआ है, आर एक रिलेशन है सेट ए में ही, मतलब ए का ही रिलेशन सेट ए के साथ ही हो रहा है। तो क्या बोला जा रहा है, गिवन बाय वो रिलेशन का प्रॉपर्टी दे दिया गया है। देख लीजिए, रिलेशन आर इज इक्वल टू ए बी, ए माइनस बी इज इक्वल टू 6। कंडीशन क्या है, ए माइनस बी 6 होना चाहिए, ए माइनस बी 6 होना चाहिए। वहां पे क्या था, ए माइनस बी इवन होना चाहिए। चलिए देखते हैं क्या ये कोई एलिमेंट रिलेट करेगा भी या नहीं करेगा, या ये भी एक एम्प्टी रिलेशन होगा। सबसे पहले इसको सॉल्यूशन करने के लिए अपन को क्या करना होता है, गिवन कंडीशन पे चोट करना पड़ेगा। a माइनस बी इजकल टू 6 है, a माइनस बी इजकल टू 6 है। लेकिन एक बात, a और b किसको बिलोंग करेगा, रिलेशन किस किस सेट में हो रहा है उसको बिलोंग करेगा। सेट a से सेट b में ही रिलेशन अगर हो रहा है तो a और b दोनों क्या करेगा, सेट a को ही बिलोंग्स करेगा। सेट a से a में रिलेशन हो रहा है, a भी बिलोंग्स करेगा सेट a को, और ये b भी बिलोंग्स सेट a को ही करेगा। अब आप हमको a माइनस बी करके 6 दिखा दीजिए, मतलब सेट ए के किसी भी एलिमेंट से सेट ए के किसी दूसरे एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करिए और 6 ला के दिखा दीजिए, होगा ही नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि एलिमेंट आपका 5 तक ही है। 6 से बड़ा होता कोई नंबर और उस नंबर से आप किसी और नंबर को सब्ट्रैक्ट करते तभी तो 6 बचता, लेकिन 6 से छोटा है सभी एलिमेंट इसके पास। तो यहां पे क्या हो जाएगा, रिलेशन आर इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। यहां हम सीधा सीधा इतना लिख करके और बोल देंगे कि आर इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। चलिए यहां तक नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, यूनिवर्सल रिलेशन फ्रॉम वन सेट टू अनदर सेट। यूनिवर्सल रिलेशन, जिस तरीके से यूनिवर्सल सेट आपने पढ़ा था उसी तरीके से यहाँ पे एक न्यू टाइप का रिलेशन आ गया, यूनिवर्सल रिलेशन फ्रॉम वन सेट टू अनदर सेट। तो पता ही है भैया, किसी एक सेट से दूसरे सेट के बीच में हमको यूनिवर्सल रिलेशन को स्टडी करना है। चलिए, लेट रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज सेड टू बी यूनिवर्सल रिलेशन। अगर एक रिलेशन आर है सेट ए से सेट बी में, उसको यूनिवर्सल रिलेशन बोलेंगे जब इफ ईच एलिमेंट of A is related to every element of B। प्रत्येक एलिमेंट सेट ए का रिलेट होना चाहिए प्रत्येक एलिमेंट सेट बी के साथ, तब उसको क्या बोल देंगे, यूनिवर्सल रिलेशन बोल देंगे। कोई दिक्कत, अगर कोई एलिमेंट ही रिलेट नहीं होगा तो एम्प्टी रिलेशन बोला जाएगा, और अगर सेट ए का सभी एलिमेंट सेट बी के सभी एलिमेंट से रिलेट हो जाएगा तो उसको यूनिवर्सल रिलेशन बोला जाएगा। और अगर एक बात बताइए, क्या करेक्ट कंडीशन होता है, सभी एलिमेंट किसी एक सेट के किसी दूसरे सेट के सभी एलिमेंट से रिलेट हो जाएगा, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट वाला खेल हो जाएगा कि नहीं। कोई भी दो सेट के बीच में जब कार्टेशियन प्रोडक्ट अपन निकालते हैं तो करते क्या है, सेट ए के सभी एलिमेंट को सेट बी के सभी एलिमेंट से रिलेट करवा देते हैं। तो यहां पे यूनिवर्सल रिलेशन आर इज इक्वल टू, अगर आर सच दैट ए टू बी इज ए यूनिवर्सल रिलेशन हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू ए क्रॉस बी हो जाएगा कि नहीं। आर क्या हो जाएगा, रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी। क्या कार्टेशियन प्रोडक्ट में किसी बच्चे को दिक्कत है, दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर कोई बच्चे अभी से इस सेशन को ज्वाइन किए हैं और कार्टेशियन प्रोडक्ट में दिक्कत हो रहा है, जाइए लेक्चर नंबर 1 इंट्रोडक्शन बेस्ड लेक्चर है वो, और उसका थोड़ा सा बेसिक कर लीजिए प्लीज, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। रिलेशन क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू ए क्रॉस बी हो जाएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। यहां पे अब चलिए, अगर ये है R इज इक्वल टू ए क्रॉस बी, तो इसी रिलेशन को क्या बोला जाएगा, यूनिवर्सल रिलेशन बोल दिया जाएगा।
चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल में आपको एक सेट ए इज इक्वल टू 1,2 दिया गया एंड बी इज इक्वल टू 3,4 दिया गया। तो यूनिवर्सल रिलेशन क्या हो जाएगा? देन यूनिवर्सल रिलेशन क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल रिलेशन इज, यूनिवर्सल रिलेशन अपने को पता है सर, यूनिवर्सल रिलेशन तो आर इज इक्वल टू ए क्रॉस बी कर देंगे। ए भी दिया है, बी भी दिया है, भैया क्रॉस प्रोडक्ट कर दो दोनों सेट का, कार्टेशियन प्रोडक्ट कर दीजिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाएगा। क्या नहीं आता है क्या? एकदम आना चाहिए। कार्टेशियन प्रोडक्ट करोगे सबसे पहले ए क्रॉस बी कर रहे हो ना, ऑर्डर पेयर में क्या होगा? सेट ए का सारा एलिमेंट फर्स्ट कोऑर्डिनेट हो जाएगा और सेट बी का सारा एलिमेंट सेकंड कोऑर्डिनेट हो जाएगा। अगर ए क्रॉस बी, देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट ही यहां पे किया जा रहा है। अगर किसी बच्चे को दिक्कत है कार्टेशियन प्रोडक्ट में, फिर एक बार सीरियसली होके समझिए कि कैसे क्या हो रहा है। सेट ए क्या ये एलिमेंट है 1 2, सेट बी का ये एलिमेंट है 3 4, इस दोनों सेट को प्रोडक्ट कर रहे हैं। तो सेट ए के फर्स्ट एलिमेंट को सबके साथ रख देंगे ऑर्डर पेयर में, फिर सेकेंड एलिमेंट को, सेट ए के सेकेंड एलिमेंट को सेट बी के सभी एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर में रखेंगे। कैसे रखेंगे? 1 के साथ 3 को रख देंगे, 1 के साथ 4 को रख देंगे, 2 के साथ 3 को रख देंगे, 2 के साथ 4 को रख देंगे। ये क्या हो गया? यूनिवर्सल रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी हो गया। ये रिलेशन क्या है? एक यूनिवर्सल रिलेशन है। चलिए इसको यहां तक नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। कुछ नहीं करना है भैया। यूनिवर्सल, नाम सुनते यूनिवर्सल रिलेशन का मतलब किसी भी सेट का सारा एलिमेंट किसी दूसरे सेट के सारे एलिमेंट से रिलेट हो रहा होगा, उसको यूनिवर्सल रिलेशन बोल देंगे। और वो रिलेशन क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल रिलेशन किसके इक्वल होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। जिस भी दो सेट के बीच में आप यूनिवर्सल रिलेशन फाइंड आउट कर रहे हैं, उस दो सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट को उस रिलेशन के इक्वल कर दीजिए। चलिए यहां तक नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट आ गया यूनिवर्सल रिलेशन ऑन ए सेट। क्या मतलब है इसका? भाई यूनिवर्सल रिलेशन वहां पे हम क्या देखे जस्ट इससे पहले, सेट ए टू सेट बी के बीच में देखे। यहां पे यूनिवर्सल रिलेशन ऑन ए सेट का क्या मतलब है? सेट ए का यूनिवर्सल रिलेशन सेट ए के साथ ही देखने वाले हैं। मतलब ए रिलेशन आर इन ए सेट ए इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए। एक रिलेशन सेट ए में यूनिवर्सल रिलेशन कब कहलाएगा? जब प्रत्येक एलिमेंट सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट सेट बी के साथ रिलेट हो जाए तो उसी को यूनिवर्सल रिलेशन कहेंगे। भैया जब किसी भी दो सेट के बीच में आप यूनिवर्सल रिलेशन निकाला तो क्या किया आपने? सेट ए के सभी एलिमेंट को सेट बी के सभी एलिमेंट से रिलेट करवा दिया। मतलब उस दो सेट ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल हो गया आपका रिलेशन, तब वो यूनिवर्सल रिलेशन हो जाता है। यहां पे अगर सेट ए का यूनिवर्सल सेट ए के साथ देख रहे हैं तो क्या हो जाएगा? सेट ए का ही सारा एलिमेंट सेट ए के सारे एलिमेंट से रिलेट होना चाहिए। मतलब वो सेट अपने आप में ही रिलेशन बनाएगा, वो अपना सारा एलिमेंट के साथ खुद का ही अपने फिर से रिलेशन के सारा एलिमेंट के साथ रिलेशन बना लेगा। और तब क्या हो जाएगा? नेक्स्ट कंडीशन, कार्टेशियन प्रोडक्ट वाला कंडीशन क्या होगा? वो रिलेशन आर इज इक्वल टू ए क्रॉस ए हो जाएगा। मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट भी तो होता है खुद के सेट के साथ, सेट ए का ही सेट ए के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? ए क्रॉस ए हो जाएगा। यहां पे अगर रिलेशन सेट ए से सेट ए में ही देखा जा रहा है तो कार्टेशियन यूनिवर्सल रिलेशन क्या हो जाएगा? ए क्रॉस ए हो जाएगा। बहुत बड़ी बात है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस ए इसको बोला जाएगा। और ये आर क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल रिलेशन हो जाएगा। चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेट एक सेट दिया हुआ है आपके पास 5,4, देन यूनिवर्सल रिलेशन क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल रिलेशन इज
यहाँ पे सेट ए के बीच में यूनिवर्सल रिलेशन आर इज इक्वल टू ए क्रॉस ए हो जाएगा। आर इज इक्वल टू 5,4 इंटू 5,4 कर देंगे। यहां से अब रिलेशन क्या हो जाएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे होगा भैया, 5 को पहले सबके साथ रख दीजिए, फिर 4 को सबके साथ रख देंगे। यहाँ पे प्रोडक्ट क्यों कर दिए यार, 5,4 हो जाएगा। 5 के साथ 5 आ जाएगा, इस 5 के साथ ये 5 आ गया। अब ये 5 के साथ 4 आ जाएगा, 5 के साथ 4 आ जाएगा, 4 के साथ 5 आ जाएगा, 4 के साथ 5 आ जाएगा और 4 के साथ 4 हो जाएगा। यही क्या हो गया आपका, एक यूनिवर्सल रिलेशन हुआ कि नहीं हुआ। ये क्या हो गया, यूनिवर्सल रिलेशन हो गया। अगर इसको आप लोग बोलिएगा कि सर विजुअलाइज फॉर्म में क्या हो रहा होगा यूनिवर्सल रिलेशन, तो आइए यहाँ पे देख लेते हैं। ये क्या है, सेट ए है और ये भी सेट ए है। एलिमेंट क्या है, 5 4 है, 5 4 5 4। 5 का 5 के साथ होगा, फिर 4 के साथ होगा, 4 का भी 5 के साथ होगा, 4 के साथ होगा। मतलब सेट ए का सारा एलिमेंट देखिए, सेट ए के सारे एलिमेंट से रिलेट हो रहा है क्या, 5 तो 5 4 से भी हो रहा है, 4 भी 5 4 से हो रहा है, और यही तो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। चलिए यहाँ पे इसको नोट कीजिए, यहां तक आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट टाइप्स ऑफ रिलेशन में ही चल रहे हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिलेशन हो गया आइडेंटिटी रिलेशन। अभी तक आपने दो टाइप ऑफ रिलेशन को देखा, दो टाइप ऑफ रिलेशन, एक तो एम्प्टी रिलेशन देखा, वहां पे आपने क्या देखा, रिलेशन वन सेट टू अनदर सेट, और रिलेशन ऑन ए सेट मतलब रिलेशन एक सेट का उसी सेट के साथ। इसके बाद आपने यूनिवर्सल रिलेशन देखा, और यूनिवर्सल रिलेशन में भी आपने देखा कि रिलेशन वन सेट टू अनदर सेट एंड यूनिवर्सल रिलेशन ऑन ए सेट मतलब उसी सेट का यूनिवर्सल रिलेशन उसी सेट के साथ। लेकिन अब से जो भी टाइप ऑफ रिलेशन चलेगा, जैसे ये नेक्स्ट आपका आइडेंटिटी रिलेशन आ गया, तो यहां पे रिलेशन फ्रॉम वन सेट टू अनदर सेट नहीं होता है। यहां पे केवल जब भी आइडेंटिटी रिलेशन डिफाइंड होगा तो वो ऑन ए सेट होगा, मतलब ये सेट अपने अपने आप के साथ ही रिलेट करेगा, कोई अनदर सेट नहीं चलेगा। तो आइडेंटिटी रिलेशन के लिए क्या कंडीशन हो जाएगा, रिलेशन ऑन ए सेट ए, मतलब सेट ए का रिलेशन, सेट ए का आइडेंटिटी रिलेशन सेट ए के साथ ही होगा, किसी दूसरे रिलेशन के साथ नहीं होगा। क्या होता है आइडेंटिटी रिलेशन, चलिए इसको जानने का कोशिश करते हैं। बाय डेफिनेशन द रिलेशन ऑन ए सेट ए इज एन आइडेंटिटी रिलेशन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। मतलब रिलेशन सेट ए में आइडेंटिटी रिलेशन कब बोला जाएगा, जब सेट ए का सारा एलिमेंट अपने आप से रिलेट होना चाहिए केवल। एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। भैया ये बहुत पावरफुल बात है, पावरफुल डिफिनीशन है, पावरफुल चीज है, इसको थोड़ा सा सोचिए एक बार रोक करके। इटसेल्फ ओनली का क्या मतलब है, मतलब यह हुआ कि केवल और केवल रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन जब भी कोई भी सेट में होगा तो उस सेट का सारा एलिमेंट केवल और केवल अपने आप से रिलेट होना चाहिए, दूसरे किसी भी एलिमेंट से रिलेट हो जाएगा तो वो आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। ये मतलब है इसका। इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय आई ए। आइडेंटिटी रिलेशन को डिनोट करते हैं आई से। अगर आप आइडेंटिटी रिलेशन सेट ए में डिफाइंड कर रहे हैं तो आई ए बोल देंगे, सेट बी में डिफाइंड कर रहे हैं तो आई बी बोला जाएगा, एक्स सेट में डिफाइंड कर रहे हैं आइडेंटिटी रिलेशन तो आई एक्स बोला जाएगा। और अगर मान लीजिए रिलेशन आए होगा और इसका प्रॉपर्टी फॉर्म क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टी से और ज्यादा समझ में आना चाहिए, समझ में आएगा। आई ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या बोला जा रहा है डिफिनीशन, देखिए इसके डिफिनीशन से इसका प्रॉपर्टी फॉर्म बना देंगे। डिफिनीशन बोला जा रहा है कि अगर कोई भी आइडेंटिटी रिलेशन कोई भी सेट ए में
रिलेट कर रहा होगा, तो कब होगा आइडेंटिटी रिलेशन? जब सेट ए का सारा एलिमेंट अपने आप से ही रिलेट होना चाहिए, ओनली, केवल। आई ए इज इक्वल टू ए कोमा ए हो जाएगा सच दैट ए बिलोंग्स सेट ए। ये बहुत बड़ा बात है, इसको अगर समझ गए ना, आइडेंटिटी रिलेशन में कभी दिक्कत नहीं होगा। दिक्कत ये है कि छोटा छोटा बात स्टूडेंट इग्नोर कर देता है, नहीं तो जल्दी समझ में आते रहता है, और नहीं तो बच्चे समझने का कोशिश करते हैं, यहीं पे दिक्कत हो जाता है। इस क्यों समझ में नहीं आएगा भाई? दो बात तो लिखा हुआ है, इतना बड़ा बड़ा डिफिनेशन समझ जाते हो, इतने बड़े बड़े रिलेशन को समझ जाते हो, लेकिन ये दो बात वाला प्रॉपर्टी समझ में कैसे नहीं आएगा? इसको समझना पड़ेगा, इसको समझिए क्या बोल रहा है। रिलेशन आइए, आइडेंटिटी रिलेशन क्या हो रहा है? ए से ए, मतलब एलिमेंट ए रिलेट कर रहा है ए के साथ, खुद ही ए क्या बिलोंग्स कर रहा है? ए बिलोंग्स सेट ए को करेगा। मतलब क्या हो गया इसका? ये प्रॉपर्टी क्या बोलना चाह रहा है कि एलिमेंट ए रिलेट किया है अपने आप के साथ। ए कॉमा ए का क्या मतलब है? ए कॉमा ए अगर कोई भी रिलेशन को बिलोंग्स कर रहा है तो ए इज रिलेटेड टू ए। ए से रिलेट हो रहा होगा, ए से रिलेट हो रहा है। कोई भी एलिमेंट किसी भी सेट का आइडेंटिटी रिलेशन कब होगा? कोई भी आइडेंटिटी रिलेशन तब होगा जब उस सेट का सारा एलिमेंट अपने आप से रिलेट होना चाहिए। अगर सेट ए का, ए बिलोंग सेट ए को कर रहा है, अगर सेट ए का एलिमेंट ए है तो वो ए अपने आप से रिलेट हो रहा है, मतलब ए कोमा ए होगा। अगर यहाँ पे एक्स होगा सेट ए का एलिमेंट, अगर मान लीजिए एक्स सेट ए का एलिमेंट है, तो आइडेंटिटी रिलेशन क्या हो जाएगा? आइडेंटिटी रिलेशन हो जाएगा एक्स कोमा एक्स। भाई अपने आप से हर एक एलिमेंट सेट ए का अपने आप से रिलेट होना चाहिए, तभी वो आइडेंटिटी रिलेशन होगा। ओनली इट सेल्फ, ओनली अपने आप से केवल रिलेट होना चाहिए, कोई और एक्स्ट्रा एलिमेंट से रिलेट होगा तो वो आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। चलिए इसको और एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे तरीके से समझने का कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल क्या है? इफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 एक सेट दिया हुआ है, देन आई ए क्या बोल रहा है? अगर सेट ए में आइडेंटिटी रिलेशन आई ए तब कहलाएगा जब सेट ए का सारा एलिमेंट केवल और केवल अपने आप से रिलेट करना चाहिए, इट सेल्फ ओनली। वन एक एलिमेंट है, वन वन के साथ ही रिलेट करेगा, टू टू के साथ ही रिलेट करेगा, थ्री थ्री के साथ ही रिलेट करेगा। ऐसा नहीं है कि वन टू के साथ रिलेट कर लिया तब वो आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। भैया आइडेंटिटी रिलेशन जो बोल रहा है वही काम करेंगे। वन वन के साथ रिलेट होगा, टू टू के साथ रिलेट होगा, थ्री थ्री के साथ रिलेट होगा, और ये क्या हो जाएगा? आइडेंटिटी आइडेंटिटी रिलेशन हो जाएगा। आइडेंटिटी रिलेशन में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। एक ही बात बस दिमाग में रखिए कि भैया किसी भी सेट का कोई भी एलिमेंट अपने आप से केवल रिलेट होना चाहिए, उसी को आइडेंटिटी रिलेशन बोलेंगे। चलिए इसको यहां तक नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रिफ्लेक्सिव रिलेशन देखते हैं। यहां भी आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन फ्रॉम वन सेट टू अनदर सेट नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन ए सेट हो जाएगा। क्या मतलब है इसका? रिफ्लेक्सिव रिलेशन सेट ए से सेट ए के बीच में ही होगा। चलिए, ए रिलेशन आर ऑन ए सेट ए इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव। एक रिलेशन आर जब रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोला जाएगा, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। प्रत्येक एलिमेंट सेट ए का रिलेट होना चाहिए अपने आप से। भैया सेट ए का सभी एलिमेंट केवल और केवल अपने आप से रिलेट होगा, ये बात, और सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट रिलेट होना चाहिए अपने आप से, ये एक बात नहीं है, दो बात है। यहां पे रिफ्लेक्सिव के अंदर बोला जा रहा है प्रत्येक एलिमेंट सेट ए का रिलेट होना चाहिए अपने आप से। इटसेल्फ ओनली नहीं बोला है, केवल और केवल इटसेल्फ बोला है, जबकि आइडेंटिटी में आपका क्या डिफिनेशन था? सेट ए का सभी एलिमेंट रिलेट होना चाहिए अपने आप से केवल, इटसेल्फ ओनली।
यहाँ पे क्या कंडीशन है, सेट ए का सारा एलिमेंट अपने आप से रिलेट हो जाए बस, और किसी और भी एलिमेंट से रिलेट हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो रिफ्लेक्सिव होगा। लेकिन आइडेंटिटी के लिए क्या बात करना चाह रहा है कि आइडेंटिटी के लिए बोला गया हमें कि केवल और केवल सेट ए का सभी एलिमेंट अपने आप से रिलेट होना चाहिए। अगर कोई और एक्स्ट्रा एलिमेंट से रिलेट हो जाएगा तो वो आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। दो बात है, समझ में आना चाहिए। तो यहां पे क्या बोला जा रहा है रिफ्लेक्सिव के लिए, चलिए देख लेते हैं। इफ आर सच दैट सेट ए टू ए इज रिफ्लेक्सिव इज रिफ्लेक्सिव ए कॉमा ए बिलोंग्स कैपिटल ए, नहीं कैपिटल ए नहीं, रिलेशन में हो जाएगा। ए कॉमा ए बिलोंग्स आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स ए। क्या मतलब है इसका, डेट इज ए इज रिलेटेड ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स ए। फॉर ऑल ए बिलोंग्स ए, केवल एक ही ए ले लेते हैं, ए बिलोंग्स ए, यहां भी एक ही ए ले लेंगे। भाई दो ए लेने का क्या मतलब है। ये बात समझ में आना चाहिए। ये जो डिफिनीशन है इसी का प्रॉपर्टी फॉर्म बना के लिख दिया गया है। क्या बोलना चाह रहा है, कोई भी रिलेशन सेट ए से ए में जब रिफ्लेक्सिव होगा, जब उस सेट ए का सारा एलिमेंट अपने आप से रिलेट करना चाहिए। सेट ए का ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स ए, मतलब सभी ए जो है वो सेट कैपिटल ए से बिलोंग्स करना चाहिए। और इसी को एक और वर्ड में क्या राइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ए क्या हो रहा है, ए बिलोंग्स आर है, ए कॉमा ए बिलोंग्स आ रहा है। क्या मतलब है इसका, ए रिलेट ए से हो रहा है, मतलब एलिमेंट ए रिलेट ए से हो रहा है। तो ए रिलेट ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स कैपिटल ए हो जाएगा। मतलब वहां पे क्या था, आइडेंटिटी, और इसमें आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। क्या डिफरेंस हो रहा है, आइडेंटिटी के लिए बात करेगा, मतलब सेट ए का सभी एलिमेंट अपने आप से रिलेट होना चाहिए। रिलेट इटसेल्फ ओनली, इटसेल्फ ओनली का मतलब है केवल अपने आप से रिलेट होना चाहिए, किसी और एलिमेंट से रिलेट नहीं होना चाहिए। अगर वो किसी और से रिलेट हो गया तो वो आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए क्या बात करना चाह रहा है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए बात ये हो जाएगा कि सेट ए का सारे एलिमेंट अपने आप से रिलेट होना चाहिए, बाकी बात वो किसी और भी एलिमेंट से रिलेट होगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक बार वो अपने आप से सारा का सारा एलिमेंट, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेट इटसेल्फ, प्रत्येक एलिमेंट सेट ए का रिलेट होना चाहिए अपने आप से। एक्स्ट्रा वो कोई और भी एलिमेंट से रिलेट हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो रिफ्लेक्सिव होगा। लेकिन आइडेंटिटी के केस में केवल और केवल अपने आप से रिलेट होना चाहिए, किसी और एक्स्ट्रा एलिमेंट से रिलेट होगा तो वो आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। यही डिफरेंस है और इसको समझेंगे, आगे बने रहिए। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो रहा हो या दोनों आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव के बीच में डिफरेंस पता नहीं चल रहा हो, बने रहिए, एग्जाम्पल के थ्रू सारा चीज क्लियर हो जाएगा। अगर कभी एक चीज और ले ही लेते हैं, इफ ए रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव, इफ ए रिलेशन इज नॉट reflexive if A belongs A but A not belongs R, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं A belongs A and A is not related to A।
मतलब एक रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव कब नहीं बोलेंगे भाई, रिफ्लेक्सिव जब बोलेंगे जब सेट ए का सारा एलिमेंट अपने आप से रिलेट होगा। लेकिन कब रिफ्लेक्सिव नहीं बोलेंगे, जब ये जो स्मॉल ए है ये तो सेट ए का एलिमेंट होगा लेकिन ये अपने आप से रिलेट नहीं करेगा। ए इज नॉट रिलेटेड टू ए या ए इज नॉट रिलेटेड टू इटसेल्फ। यहां और अगर बढ़िया से बनाया जाए तो इसको ए को मिटा करके ए इज नॉट रिलेटेड टू इट सेल्फ कर देते हैं और अच्छा लग जाएगा। क्या मतलब है इसका, दैट इज ए कॉमा ए तो केवल ए बिलोंग्स कैपिटल ए को करेगा एंड ए इज नॉट रिलेट ए से रिलेट नहीं होगा, तब उसको क्या बोला जाएगा, नॉट रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव समझ में आना चाहिए, कोई बहुत बड़ा टफ चीज नहीं है। इसको यहां तक नोट करिए। एग्जाम्पल लेते हैं और इसको और बढ़िया से देखते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल आ गया। कंसीडर ए सेट ए, एक सेट दिया हुआ है और बोल रहा है चेक इफ द फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव। एक सेट आपको दे दिया गया और बोला जा रहा है इस सेट से कुछ रिलेशन दिया गया है। ऑप्शन में आपको R1 R2 R3 तीन ठो रिलेशन दिया गया है और बोला जा रहा है इसमें से चेक करिए कौन सा रिलेशन रिफ्लेक्सिव है और कौन सा रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। सबसे पहले R1 को चेक करते हैं। R1 को चेक करने के लिए क्या करिएगा भैया, रिफ्लेक्सिव के डिफिनीशन पे ध्यान दीजिए। रिफ्लेक्सिव के डिफिनीशन को याद कीजिए। रिफ्लेक्सिव का डिफिनीशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन का डिफिनीशन क्या कह रहा है, अगर रिफ्लेक्सिव रिलेशन सेट ए में होगा तो सेट ए का सारा एलिमेंट क्या होना चाहिए, अपने आप से रिलेट होना चाहिए। एक्स्ट्रा वो किसी और भी एलिमेंट से रिलेट हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आइडेंटिटी रिलेशन तो है नहीं। तो यहां पे सेट ए के बीच में अगर सेट ए का रिफ्लेक्सिव रिलेशन अगर हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, सेट ए का सारा एलिमेंट अपने आप से रिलेट होना चाहिए। 1 1 से रिलेट होगा, वो है वो R1 में। 2 2 से भाई 1 2 के साथ है, रहने दीजिए। अभी ये एक एलिमेंट किसी और दूसरे एलिमेंट से रिलेट किया कि नहीं, ये 1 2 से रिलेट कर गया, अपने आप से तो नहीं है ये रिलेशन। तो ये 1 2 से रिलेट कर गया। अभी रुकिए आगे भी चेक करिए। 2 क्या 2 से रिलेट है, बिल्कुल है 2 2 से रिलेट। 3 क्या 3 से रिलेट है, मतलब 1 2 3 तीन ठो एलिमेंट था और तीनों R1 में अपने आप से रिलेट है। 1 1 के साथ, 2 2 के साथ, 3 3 के साथ। हालांकि ये 1 और 2 एक्स्ट्रा एलिमेंट, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ भी रिलेट हो गया है, इटसेल्फ तो हुआ ही है, एनोदर एलिमेंट भी रिलेट हो गया है। तो यहां पे इसको रिफ्लेक्सिव बोला जाएगा। इटसेल्फ है, केवल अपने आप से हो गया ना, इसके बाद एक्स्ट्रा ये हो या नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। रिफ्लेक्सिव का मात्र इतना कहना है कि भैया सेट आप अपने सारे एलिमेंट को अपने आप के साथ एक एक बार रिलेट कर लो बस, तो ये क्या हो जाएगा, एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। चलिए दूसरा R2 रिलेशन देखते हैं। 1 1 के साथ तो रिलेट कर रहा है, 1 2 के साथ रिलेट कर रहा है, बहुत बढ़िया बात है। 2 2 के साथ रिलेट किया है, फिर 3 1 के साथ रिलेट कर लिया। भाई 1 1 के साथ किया, बहुत बढ़िया। 2 2 के साथ किया, लेकिन 3 3 के साथ तो किया ही नहीं। अगर यहाँ पे 3,3 होता तब क्या होता, ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाता। यहाँ पे क्या बोल देंगे, R2 इज नॉट reflexive, R2 is not reflexive relation because क्यों 3 3 not belongs to R2। अगर 3 3 से रिलेट कर रहा होता तब तो ये रिफ्लेक्सिव हो जाता, अगर नहीं कर रहा है तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। चलिए R3 देख लेते हैं। 1 1 के साथ रिलेट किया, 2 2 के साथ रिलेट किया, 3 3 के साथ रिलेट किया, तो ये क्या है, एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। पता चल रहा होगा कि 1 रिफ्लेक्सिव क्यों है, 3 क्यों है, और R2 रिलेशन ये सेकेंड वाला रिलेशन क्यों नहीं है, वो भी रीजन लिख दिया गया है बाय लैंग्वेज। चलिए एक बात और यहां पे कर लेते हैं। यहां से एक चीज आपको पता चल रहा है क्या,
ये जो 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, ये तो एक आइडेंटिटी रिलेशन भी है कि नहीं है? क्या ये जो R1, भाई R2 तो रिफ्लेक्सिव हुआ ही नहीं, इसका बात ही नहीं करेंगे। R1 और R3 पे एक बात और डिस्कस करते हैं। R1 जो आपका ये R1 रिलेशन है, ये रिफ्लेक्सिव है क्योंकि प्रत्येक एलिमेंट अपने आप के साथ रिलेट किया है। क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन है? क्या इटसेल्फ अपने आप से केवल रिलेट करना चाहिए था? केवल तो नहीं किया है भाई, 1 और 2, 1 2 के साथ रिलेट कर लिया है, एक्स्ट्रा एलिमेंट अदर एलिमेंट के साथ रिलेट कर लिया है, 1 2 के साथ रिलेट कर लिया है। ये तो आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। R3 पे आ जाइए, यहां पे 1 1 के साथ, 2 2 के साथ, 3 3 के साथ रिलेट किया है। मतलब ये जो आपका है, ये सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट केवल और केवल अपने आप के साथ रिलेट किया है। इटसेल्फ ओनली वाला कंडीशन यहां लग रहा है। कोई और एलिमेंट किसी और एलिमेंट से तो रिलेट नहीं किया है आगे। भाई सभी एलिमेंट केवल और केवल अपने आप से रिलेट कर रहा है, और अपने आप से कर रहा है तो ये रिफ्लेक्सिव होगा एज वेल एज आइडेंटिटी होगा। ये R3 रिलेशन क्या हो जाएगा, यहां पे अगर और बढ़िया तरीका से बोल दें, R3 is reflexive as well as identity। रिफ्लेक्सिव भी होगा और आइडेंटिटी भी होगा। क्या हर एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन होगा? नहीं, कोई जरूरत नहीं है। यहां आपने देखा कि ये तो रिफ्लेक्सिव है और आइडेंटिटी भी है, लेकिन R1 रिफ्लेक्सिव है लेकिन आइडेंटिटी नहीं है, ये पूरा दिख रहा है। तो यहां पे क्या बोला जाएगा, एक नोट बना के लिखा जाए क्या बढ़िया तरीका से, एक नोट लिख देते हैं। चलिए, क्या बोला जाएगा, every identity relation is a reflexive relation, but every reflexive relation may or may not be identity। क्या मतलब है इसका भाई? बहुत बड़ा बात है। प्रत्येक आइडेंटिटी रिलेशन एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा ही होगा, ये बात फिक्स है। लेकिन प्रत्येक रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी हो भी सकता है और आइडेंटिटी नहीं भी हो सकता है। एक बार सोचिए, ये जो बात बोल रहे हैं, ये जो डिफिनीशन नोट लिखा हुआ है, इस नोट को पढ़िए बार बार और एक बार सोचने का कोशिश कीजिए वीडियो को पॉज करके कि आखिर कहे क्या और कहना क्या चाह रहा है। इसको नोट करिए, यहां तक आगे बढ़ते हैं। चलिए, एक और पॉइंट अपने को दिया गया है और ये पॉइंट क्या कहना चाह रहा है, इन एन आइडेंटिटी रिलेशन एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। एक आइडेंटिटी रिलेशन में जो है प्रत्येक एलिमेंट सेट ए का रिलेट होगा अपने आप से केवल, इटसेल्फ ओनली। हाउएवर, जबकि इन ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ एंड टू अदर एलिमेंट एज वेल। वही बात जो वहां पे ही अपन लोगों ने रिफ्लेक्सिव जो पढ़े वहीं पे ये बात हमने कर दिया। ये यहां पे लिखा गया है थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के लिए। क्या बोला जा रहा है, प्रत्येक एलिमेंट सेट ए का एक आइडेंटिटी रिलेशन के अंदर में क्या हो जाएगा, सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट अपने आप से केवल रिलेट होगा, जबकि हाउएवर प्रत्येक एलिमेंट सेट ए का रिफ्लेक्सिव के लिए प्रत्येक एलिमेंट सेट ए का अपने आप से भी रिलेट होगा और किसी और भी एलिमेंट से, अपने आप से तो रिलेट होना एकदम अनिवार्य है, एकदम जरूरी है, लेकिन किसी और भी एलिमेंट से रिलेट हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये दो डिफरेंस है इस दो रिलेशन के बीच में, आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव के बीच में। चलिए आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर। रिलेशन आर क्या है, डिफाइंड हो रहा है नेचुरल नंबर के सेट में।
आर दिया हुआ है ए कॉमा बी सच डेट ए डिवाइड्स बी। ए क्या कर रहा है, बी को डिवाइड्स कर रहा है और ए और बी बिलोंग्स नेचुरल नंबर को कर रहा है। चेक वेदर इट इज रिफ्लेक्सिव और नॉट। चेक करने बोल रहा है क्या ये जो रिलेशन का प्रॉपर्टी दिया गया है आपको, क्या ये रिफ्लेक्सिव है भी या नहीं है। सबसे बड़ी बात है क्या बोलना चाह रहा है, ए डिवाइड्स बी। ए डिवाइड्स बी का मतलब है ए जो है बी को डिवाइड्स कर रहा है, जहां पे ए बी बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल नंबर को। दोनों के दोनों एलिमेंट क्या हो रहा है, नेचुरल नंबर का एलिमेंट है। कौन नहीं जानता यार नेचुरल नंबर। और रिफ्लेक्सिव के लिए तो प्रत्येक एलिमेंट सेट ए का मतलब यहां पे क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव एलिमेंट सेट एन का नेचुरल नंबर जो है, सेट नेचुरल नंबर सेट का सभी एलिमेंट जो है, सभी नंबर जो है रिलेट होना चाहिए अपने आप से। और अपने आप से रिलेट होगा तो कौन नहीं जानता है कि कोई भी नंबर अपने आप को डिविजिबल कर लेता है। यू नो दैट ए नंबर इज डिवाइडेड इटसेल्फ। चलिए भैया यहां पे क्या बोला जाएगा, वी नो दैट a number divides itself। भाई कोई भी एलिमेंट अपने आप के साथ रिलेट होगा, मतलब क्या कंडीशन है, जो भी रिलेट होगा जब वो अपने आप को डिवाइड कर रहा होगा तो कोई भी नंबर तो अपने आप को डिवाइड ही करता है। भैया रिलेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिलेशन हो जाएगा 1,1 नेचुरल नंबर लेना है, 2,2, 3,3, 4,4 एंड 5,5 सो ऑन चलते जाएगा। ये क्या हो गया, एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। और क्या ये एक आइडेंटिटी रिलेशन होगा, बिल्कुल होगा। यहाँ पे तो केवल और केवल अपने आप के साथ ही रिलेट होगा, किसी दूसरे एलिमेंट के साथ रिलेट ही नहीं होगा। चलिए इसको यहां तक नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, जिस तरीके से आपने रिफ्लेक्सिव रिलेशन देखा, नेक्स्ट आ गया आपका सिमेट्रिक रिलेशन। क्या हो जाता है, टाइप्स ऑफ रिलेशन में ही चल रहे हैं, सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। ए रिलेशन आर ऑन ए सेट ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक रिलेशन। एक रिलेशन आर जो है सेट ए में सिमेट्रिक रिलेशन कब बोला जाएगा, जब ए भी बिलोंग्स आर करेगा। इंप्लाइज डैट, इसका क्या मतलब है इस एरो का, इंप्लाइज डैट मतलब अगर ये होगा तो ये होना चाहिए, ये आप बात बोल सकते हैं। ए बी बिलोंग्स आर करेगा तो बी ए भी बिलोंग्स आर करना चाहिए। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स सेट ए। ए और बी किसको बिलोंग्स कर रहा है, एलिमेंट ए और एलिमेंट बी सेट ए को बिलोंग्स कर रहा है। रिफ्लेक्स सिमेट्रिक रिलेशन कब हो जाएगा, जब ये चीज, ये प्रॉपर्टी को थोड़ा सा अच्छे तरीका से ध्यान में रखिए, थोड़ा सा याद रखना भी पड़ेगा, समझना भी पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है भैया। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है अगर और इलोबरेट करे तो ए जब रिलेट बी से होगा तो इंप्लाइज दैट बी भी रिलेट ए से होना चाहिए। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स सेट ए। मतलब कोई भी रिलेशन है और वो रिलेशन ए बी को बिलोंग्स करेगा, उसको अगर सिमेट्रिक होना होगा इस रिलेशन को, तो इसको बी कॉमा ए को भी बिलोंग्स करना होगा। एक साथ ये दो कंडीशन को फुलफिल करेगा तभी कोई रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन हो पाएगा, अन्यथा वो रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। बात समझ में आना चाहिए, बहुत छोटी बात है। क्या मतलब है इसका, हो क्या रहा है, यहां चलिए ऊपर ऊपर चलिए, हो क्या रहा है उस चीज को थोड़ा सा देख लीजिए। हो ये रहा है ए बी अगर बिलोंग्स आर कर रहा है तो ये जो ऑर्डर पेयर है ये अपना पोजीशन इंटरचेंज कर ले रहा है, बस और कोई चीज नहीं हो रहा है। भाई ए के स्थान पे बी आ जा रहा है और बी के स्थान पे क्या आ रहा है, ए आ जा रहा है। ए बी बिलोंग्स आर कर रहा है तो बी ए बिलोंग्स आर कर रहा है। भाई पोजीशन इंटरचेंज करके भी बिलोंग्स करना चाहिए। रिफ्लेक्सिव के लिए अगर बात करोगे तो रिफ्लेक्सिव के लिए बस इतना बात है कि कोई भी एलिमेंट अगर बिलोंग्स कर रहा है रिलेशन को तो वो
एलिमेंट अपना पोजीशन इंटरचेंज करके फिर से उसी रिलेशन को बिलोंग्स करना चाहिए, तब उसको रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक रिलेशन सॉरी बोला जाएगा। चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। कंसीडर ए सेट ए दिया हुआ है, आइडेंटिफाई द सिमेट्रिक रिलेशंस अमॉन्ग द फ्लोइंग। वही बात है, सेट ए दे दिया है और इस सेट से आइडेंटिफाई करने बोल रहा है कि क्या ये R1 R2 जो दो रिलेशन दिया गया है इसमें से कौन सा सिमेट्रिक होगा, कौन सा रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होगा। चलिए देखते हैं सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए। अगर सिमेट्रिक के लिए बात करोगे तो ए बी बिलोंग्स आर करेगा, इंप्लाइज दैट बी ए भी बिलोंग्स आर करना चाहिए। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स करेगा सेट ए को। भाई ए भी सेट ए का एलिमेंट होगा और बी भी सेट ए का ही एलिमेंट होगा, मतलब जो भी ए बी का पेयर है वो सेट ए का ही एलिमेंट होना चाहिए। चलिए 1 1 के साथ रिलेट कर रहा है, 1 2 के साथ रिलेट कर रहा है, 2 1 के साथ रिलेट किया, यहां पे 1 3 के साथ रिलेट कर रहा है, 3 1 के साथ। भाई ये 1 3 तो है इसका एलिमेंट, 3 1 भी है एलिमेंट। जो भी रिलेशन है, रिलेट हो रहा है एलिमेंट एक दूसरे के साथ, वो सभी एलिमेंट तो सेट ए का एलिमेंट है, बिल्कुल है। यहां पे सर क्या ये एक सिमेट्रिक रिलेशन होगा? एकदम हो जाएगा। क्यों होगा ये देख लीजिए, और आप लोगों को कहाँ क्या डाउट आ रहा है वो भी हम बता देते हैं। यहां पे मान लीजिए इस 1 को ए, इसको बी, इसको बी, इसको ए। अगर ये ए बी बिलोंग्स R1 कर रहा है तो बी ए भी तो बिलोंग्स R1 किया। अगर इसको ए मानोगे ये बी होगा तो इसको बी मानना होगा। भाई 3 बी है तो इसको बी, और 1 ए माने हैं तो ए हो जाएगा। ए बी है तो बी ए है। सर यहां तक तो ये अपना पेयरिंग में आ गया है, 1 1 थोड़ी ना हुआ है। इसको अगर आप ए कॉमा बी मानते हैं तो इसके अकॉर्डिंग तो यहाँ पे 1 1 होगा बी कॉमा ए। अगर ये चीज है ए कॉमा बी, ए बी है तो बी ए भी तो बिलोंग्स करना चाहिए। सर इसका मतलब है कि इस R1 सेट के पास एक और एलिमेंट होना चाहिए था, एक और ऑर्डर पेयर होना चाहिए था 1 1 का, जो कि मिसिंग है, जो कि नहीं है। तो ये कैसे हो जाएगा आइडेंटिटी सॉरी सिमेट्रिक रिलेशन? ये सिमेट्रिक रिलेशन हो ही नहीं सकता है, एकदम होगा। चलो ये है, आपको दिख नहीं रहा है 1 1 तो इस सेट के पास में है, ऐसा आपको मान लेना है। क्यों मानना है? 1 1 दोगे तो ये रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट होगा कि नहीं? भाई एक 1 1 है और एक और आप ऑर्डर पेयर 1 का दे दोगे तो ये तो रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट हो जाएगा। ये रिलेशन तो बाद में है, पहले एक सेट है और ये सेट को एक सेट के डिफिनीशन को फुलफिल करना होगा। सेट है क्या? वेल डिफाइंड कलेक्शन है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट होना चाहिए, रिपीटेशन नहीं होना चाहिए एलिमेंट का। यहां जैसे आप 1 1 लिख दोगे तो रिपीटेशन हो जाएगा, तब तो ये नहीं तो रिलेशन रहेगा और नहीं तो सेट रहेगा, तहस नहस हो जाएगा, बवंडर आ जाएगा, भूकंप आ जाएगा। वैसा गलती नहीं करना है। यहां पे आपको बस ये देख लेना है, अगर 1 1 है और 1 1 लेने पे ये रिपीटेट हो रहा है, मतलब इसको हमको क्या मान लेना है? ये है, दिख नहीं रहा है लेकिन ऑलरेडी है, इसको एज एज्यूमिंग रखा गया है। एज्यूम हम कर सकते हैं, लिखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, इसीलिए ये एज्यूमिंग कर सकते हैं, इसीलिए इसको क्या बोला गया? एक सिमेट्रिक रिलेशन। R2 के लिए चेक करते हैं, 1 1 है, भाई ये A है, ये B है। चलिए मान लिए 1 1 देने से रिपीटेट हो जाएगा, रिपीटेशन हो जाएगा। रिपीटेशन नहीं करने के लिए इसको नहीं लिखा गया, लेकिन ये है, ये मान लिए। और भी जो एलिमेंट है उसका भी तो होना चाहिए पेयरिंग अपोजिट में। 1 2 है, 2 1 है, 1 3 है, 3 1 तो नहीं है, 3 1 तो इस रिलेशन के पास है ही नहीं। R2 क्या एक सिमेट्रिक रिलेशन है क्या? यहां पे R2 is not symmetric because 1 3 तो है लेकिन 3 1 नहीं है। 3 1 नॉट बिलोंग्स R2। क्या रीजन है जो R2 ये वाला रिलेशन एक सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है? क्योंकि 3 1 इसके पास नहीं है। चलिए इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिया जाए।
रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ स्ट्रेट लाइन इन ए प्लेन। रिलेशन आर जो है वो डिफाइंड हो रहा है एक स्ट्रेट लाइन का सेट है, किसी प्लेन में बहुत सारे स्ट्रेट लाइन का सेट है और उस स्ट्रेट लाइन का सेट में ही क्या हो रहा है, रिलेशन आर डिफाइंड हो रहा है। आर का आपके पास रिलेशन का जो है प्रॉपर्टी फॉर्म दे दिया है, आर इज इक्वल टू L1 L2 L1 L2, जहां पे सच दैट L1 परपेंडिकुलर L2 चेक वेदर इट इज सिमेट्रिक और नॉट। बोला जा रहा है चेक करिए क्या ये सिमेट्रिक है या नहीं है। सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए, सबसे पहले अपने को क्या करना होगा, देखिए जब भी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और आगे एक और रिलेशन पढ़ने वाले हैं, इन सभी रिलेशन के लिए जब भी इस पे क्वेश्चन आए, इसके लिए हमको सबसे पहले इसके कंडीशन को लिख लेना होगा, जो इसका कंडीशन है क्या, और उसी के कंडीशन के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। चलिए सबसे पहले सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन हो जाएगा, सिमेट्रिक के लिए कंडीशन क्या हो जाएगा, ए कॉमा बी बिलोंग्स आर कर रहा है, इंप्लाइज दैट बी कॉमा ए बिलोंग्स आर करना चाहिए। मतलब क्या है सर, सिमेट्रिक रिलेशन के लिए जो है ना ऑर्डर पेयर में एलिमेंट अपना पोजीशन इंटरचेंज कर लेगा। ए बी है, एक बार ए बी बिलोंग्स आर किया तो इसको सिमेट्रिक होने के लिए और एक काम क्या करना पड़ेगा, अगर इतना है तो बी ए भी बिलोंग्स आर करना पड़ेगा, तभी ये सिमेट्रिक होगा। यहां पे चलिए आर इजकल टू आपको L1 L2 दिया हुआ है, जब अगर मान लीजिए इफ L1 परपेंडिकुलर है, L1 परपेंडिकुलर L2 है, तो इंप्लाइज दैट क्या रिलेशन है, L1 L2 से रिलेट हो रहा है, L1 L2 बिलोंग्स आर कर रहा है। अगर ये है तो इसको सिमेट्रिक होने के लिए क्या होना पड़ेगा, L2 L1 होना पड़ेगा। L1 L2 से रिलेट हो रहा है, सिमेट्रिक होने के लिए इसको L2 L1 से, L2 को L1 से रिलेट होना पड़ेगा, L2 L1 बिलोंग्स आर करना पड़ेगा। अब भैया कैसे होगा, आपको पता होगा कि अगर एक लाइन दूसरे पे परपेंडिकुलर है तो दूसरे भी उस पे परपेंडिकुलर होगा। भाई L1 L2 पे परपेंडिकुलर है तो L2 भी क्या होगा, L1 पे परपेंडिकुलर होगा। दो लाइंस कब एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होता है, जब वो दोनों लाइन इंटरसेक्ट करे और इंटरसेक्शन एंगल जो है जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट कर रहा है वहां पे एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए, तभी वो दो लाइन क्या हो जाएगा, आपस में परपेंडिकुलर हो जाएगा। यहां पे अगर एक लाइन दूसरे पे परपेंडिकुलर है, मतलब L1 L2 जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है वहां पे एंगल 90 डिग्री राइट एंगल बन रहा है, राइट एंगल फॉर्म हो रहा है। L1 L2 पे परपेंडिकुलर है तो L2 भी L1 पे परपेंडिकुलर होगा, बिना कुछ सोचे L2 भी L1 पे परपेंडिकुलर हो जाएगा। अगर L1 L2 पे परपेंडिकुलर है तो रिलेशन L1 रिलेट कर रहा है L2 के साथ। मान लीजिए यहां पे L2 अगर अब L1 पे परपेंडिकुलर होगा तो L2 रिलेट करेगा L1 के साथ, इंप्लाइज दैट L2 L1 बिलोंग्स आर। क्या ये दो कंडीशन आपका सिमेट्रिक रिलेशन का कंडीशन हो गया कि नहीं, यहां पे आर क्या हो जाएगा, रिलेशन R is सिमेट्रिक। रिलेशन R क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। यहां पे ये दो चीज समझ में शायद थोड़े बच्चे को कम आ रहा हो, एक बार और समझ लीजिए कहां क्या आप लोगों को दिक्कत हुआ है वो हमें पता चल गया है। भैया इतना तो आप लोगों को पता है कि अगर एक लाइन दूसरे पे परपेंडिकुलर है, L1 अगर L2 पे परपेंडिकुलर है तो L2 भी L1 पे परपेंडिकुलर होगा, ये क्लियर बात है। चलिए ये क्लियर बात है। क्वेश्चन वाला हमें जो रिलेशन का एक प्रॉपर्टी दिया हुआ है, प्रॉपर्टी का ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है, यहां पे हमको देखने को मिला कि L1 L2 से रिलेट हो रहा है। अगर L1 सच दैट L1 परपेंडिकुलर L2 से है, L1 L2 पे परपेंडिकुलर है, अगर L2 परपेंडिकुलर L1 होगा तो L2 L1 को बिलोंग्स करेगा कि नहीं, L2 रिलेट करेगा कि नहीं L1 को, L2 रिलेटेड होगा L1 से। यही बात कहने का कोशिश किया जा रहा है, इसको यहां तक नोट करेंगे, आगे बढ़ते हैं। सिमेट्रिक के लिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अभी तक आप लोगों ने कितने टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ा,
सबसे पहले आपने इम्प्टी रिलेशन पढ़ा, यूनिवर्सल रिलेशन पढ़ा, इसके बाद आइडेंटिटी रिलेशन पढ़ा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन पढ़ा, सिमेट्रिक रिलेशन पढ़ा। अब चलिए ट्रांजिस्टिव रिलेशन पढ़ रहे हैं, टाइप्स ऑफ रिलेशन में ही चल रहे हैं। ट्रांजिस्टिव रिलेशन क्या हो जाता है? रिलेशन आर ऑन ए सेट ए इज सेड टू बी ट्रांजिस्टिव। रिलेशन आर सेट ए में ट्रांजिस्टिव कहलाएगा जब इफ ए बी बिलोंग्स आर, ए बी बिलोंग्स आर हो रहा है, and BC belongs R, then AC belongs R, for all ABC belongs A। ये जो ट्रांजिस्टिव रिलेशन का एक कंडीशन दिया हुआ है, इस कंडीशन पे थोड़ा सा सोचिए तो हमको ट्रांजिस्टिव रिलेशन के लिए बोला ही जा रहा है कि रिलेशन आर एक सेट में जब कहलाएगा ट्रांजिस्टिव रिलेशन जब ये सभी बातें हो रहा हो। मतलब ये सभी बातें हो रहा हो क्या मतलब है? इतना कंडीशन को, इतने क्राइटेरिया को अगर कोई भी रिलेशन फुलफिल्ड करेगा तब वह ट्रांजिस्टिव रिलेशन होगा। ये समझ में आ रहा है क्या? एक बार सोचिए, एक बार इसको वीडियो को पॉज कर दीजिए और इस पे थिंकिंग करिए, एक बार रुक करके सोचिए। बहुत बार पढ़ते हुए आपको रुक के सोचना भी चाहिए और वो जरूरी भी है। क्या कहना चाह रहा है? ए बी बिलोंग्स आर कर रहा है, मतलब अगर ए रिलेट बी से हो रहा है एंड बी सी बिलोंग्स आर कर रहा है, मतलब क्या है इसका? बी सी बिलोंग्स आर किया मतलब बी रिलेट सी से करेगा। देन अगर ये और ये होगा, इस रिलेशन ट्रांजिस्टिव के लिए बात करने का क्या मतलब है? अगर ये दो बात हो रहा होगा, ए बी बिलोंग्स आर करेगा, बी सी बिलोंग्स आर करेगा, देन ए सी बिलोंग्स आर करना चाहिए, मतलब ए बी से रिलेट होगा। और हेलो हेलो, रुक जाइए, लग रहा है देखिए माइक का बैटरी डाउन हो चुका था और हमें पता नहीं चला, जिसके वजह से किसी पार्ट में आवाज नहीं आ रहा होगा। ट्रांजिस्टिव रिलेशन में चलिए समझ जाते हैं एक बार। ट्रांजिस्टिव रिलेशन कब होगा? ट्रांजिस्टिव जब कोई भी रिलेशन ट्रांजिस्टिव कब होगा? जब ए बी बिलोंग्स आर करेगा एंड बी सी बिलोंग्स आर करेगा, देन ए सी बिलोंग्स आर करना चाहिए, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स ए। क्या मतलब है इसका? एक पैटर्न दिया हुआ है, इस पैटर्न को अपन को एक बार अपने माइंड में बैठा लेना है। ट्रांजिस्टिव का जो भी क्राइटेरिया है वह एक पैटर्न है, इस पैटर्न को याद रखें आप लोग, पैटर्न को बैठाइए अपने अंदर, उसी पैटर्न को हमेशा के लिए यूज करते रहेंगे। क्या बोला जा रहा है? ए बी बिलोंग्स आर कर रहा है और बी सी बिलोंग्स आर कर रहा है, मतलब ये ए है, ये बी है, ये बी है, ये सी है। ए बी बिलोंग्स आर करेगा और बी सी बिलोंग्स आर करेगा, देन ए सी बिलोंग्स आर करना चाहिए ट्रांजिस्टिव रिलेशन होने के लिए। क्या मतलब है इसका सर? समझ में नहीं आ रहा है। यहां देखिए ए बी बिलोंग्स आर कर रहा है, यहां बी से बी है, बी सी बिलोंग्स आर करेगा तो ए सी जो है बिलोंग्स आर करना चाहिए। अगर ए बी से रिलेट हो रहा है, बी सी से रिलेट हो रहा है तो ए सी से रिलेट होना पड़ेगा, तभी वो क्या होगा? एक ट्रांजिस्टिव रिलेशन होगा। ये बात करने का कोशिश कर रहा है उसको, इसी वे में पैटर्न यही है इसके अंदर छुपा हुआ कि भैया ए बी से रिलेट होगा और बी सी से रिलेट होगा तो ए को सी से रिलेट होना पड़ेगा, ए को सी से, देन ए सी बिलोंग्स आर, ए को सी से रिलेट होना पड़ेगा, तभी वह एक ट्रांजिस्टिव रिलेशन होगा। इसको नोट करेंगे, रुक जाइए। एक एग्जांपल भी देखिए ट्रांजिस्टिव रिलेशन पे कैसा क्या चल रहा है कंडीशन इसका। कंसीडर ए सेट ए इज इक्वल टू, इतना एक सेट दे दिया है, बोला जा रहा है आइडेंटिफाई द ट्रांजिस्टिव रिलेशन अमॉन्ग द फॉलोइंग। आइडेंटिफाई करने के लिए पहचानिए इसमें से कौन जो है ट्रांजिस्टिव रिलेशन है। R1 R2 दो ठो रिलेशन दिया हुआ है और इस सेट ए दिया हुआ है। इस सेट ए में कौन सा, ये दोनों रिलेशन में से कौन सा ऐसा रिलेशन है जो ट्रांजिस्टिव है? ट्रांजिस्टिव के लिए सबसे पहले अपने को क्या कंडीशन याद आना चाहिए कि अगर ट्रांजिस्टिव के लिए सबसे पहले अपने को ए बी बिलोंग्स आर करेगा एंड बी सी बिलोंग्स आर करेगा, देन ए सी बिलोंग्स आर करना चाहिए। चलिए देखते हैं इस तरीके का पैटर्न में कौन सा एलिमेंट है इस सेट, इस रिलेशन के अंदर में। वन को वन के साथ रिलेट, वन वन के साथ रिलेट है, वन टू के साथ रिलेट है। आप ऐसा मान सकते हैं, अगर कहीं ज्यादा कंफ्यूजन हो तो इसको अभी रहने दीजिए।
इसको ए मानिए, ए 1A है 2B है। भाई अगर कंफ्यूजन हो तो ऐसा लिखा करिए, ए बी के साथ रिलेट है, ए बी बिलोंग्स R1 कर रहा है, और बी सी, इसको 2 को B मान लेंगे, 3 को C मान लेंगे, क्योंकि 2B है, यहाँ भी 2 मिल रहा है, तो ए बी है, बी सी है, मतलब ए सी होना चाहिए, मतलब 1 3 के साथ रिलेट होना चाहिए। क्या ए सी है? यस, ए सी तो प्रेजेंट है, ए सी R1 में प्रेजेंट है। अगर ये कंडीशन फुलफिल कर दिया, इसके बाद कोई और भी एलिमेंट किसी और एलिमेंट से रिलेट हो रहा हो, उससे अपने को ट्रांजिस्टिव में तो मतलब नहीं है, ट्रांजिस्टिव में मतलब नहीं है। लेकिन सिमेट्रिक में अगर एक पेयर का दूसरे पेयर से अपोजिट होता और एक किसी और ऑब्जेक्ट एलिमेंट होता और वो रिलेट हो रहा होता और उसका अपोजिट एलिमेंट का पेयर नहीं होता, तो तब वो सिमेट्रिक नहीं होता। रिफ्लेक्सिव में क्या बात है? रिफ्लेक्सिव में सभी एलिमेंट सेट ए का रिलेट होना चाहिए अपने आप से। एक बार वो सभी एलिमेंट अपने आप से रिलेट हो जाए, उसके बाद वो किसी और भी एलिमेंट से रिलेट हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ट्रांजिस्टिव के लिए अपने को ये बात बस समझ में आना चाहिए कि अगर वो ये और ये हो रहा होगा तो ये हो गया किसी एक रिलेशन में, इसके बाद और कोई भी एलिमेंट किसी और एलिमेंट से रिलेट हो रहा हो, अपने को कोई लेना देना उससे नहीं है। यहां पे ये R1 क्या है? R1 एक ट्रांजिस्टिव रिलेशन है। चलिए कैसे है ये बात समझ में आना चाहिए। ए बी से रिलेट हो रहा है, बी सी से रिलेट हो रहा है, तो ए सी से रिलेट होना चाहिए, मतलब 1 3 के साथ रिलेट होना चाहिए, तो 1 3 से रिलेट हो रहा है। चलिए R2 के लिए देखते हैं, 1 1 से रिलेट हुआ, 1 3 से रिलेट हो रहा है, 3 2 से रिलेट हो रहा है। मतलब अगर 1 को आप ए माने, बी को आप 3 माने, तो ये बी सी होगा कि नहीं होगा? मतलब ए सी होना चाहिए। ए सी क्या होगा? 1 के साथ 1 2 से रिलेट होना चाहिए। क्या 1 2 से रिलेट है क्या? सर है ही नहीं, ये तो ट्रांजिस्टिव रिलेशन नहीं होगा। ये क्या हो जाएगा? नॉट ट्रांजिस्टिव। ट्रांजिस्टिव, ये एक ट्रांजिस्टिव रिलेशन नहीं होगा। और क्यों नहीं होगा? क्योंकि 1 2 जो है 1 2 से रिलेट होना चाहिए था। एसी जो है, एसी आपका नहीं है। एसी एसी नोट बिलोंग्स आर, दैट इज 1 3 बिलोंग्स नहीं कर रहा है R2 के साथ। R2 ट्रांजिस्टिव क्यों नहीं है? पूरा रीजन दिया गया है, क्योंकि AC बिलोंग्स R2 करना चाहिए। मतलब AC क्या होगा? यहां पे 1 3 से 1 2 से रिलेट होना चाहिए। सॉरी, यहां पे 2 कर दीजिए। 1 1 2 से रिलेट होना चाहिए, जो कि नहीं है। नोट बिलोंग्स टू R2। यहां तक नोट करेंगे और आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट, चलिए एक क्वेश्चन फिर ले लीजिए। सो दैट रिलेशन आर डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर सच दैट रिलेशन का कंडीशन दिया हुआ इज ए ट्रांजिस्टिव। मतलब ये रिलेशन आर जो है रियल नंबर के सेट में डिफाइंड हो रहा है। ये रिलेशन आर आपका रियल नंबर का सेट है। भाई रियल नंबर तो सभी हो गया ना, होल नंबर, नेचुरल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ऑल इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, जितना भी नंबर है सभी रियल नंबर है। तो आप दुनिया का कोई भी नंबर ले लीजिए, उस नंबर में ये सेट क्या हो रहा है? ये रिलेशन डिफाइंड हो रहा है, और बताना है कि यह ट्रांजिस्टिव है। ये आपको प्रूव करना होगा, दिखाना होगा। सो दैट, प्रूव दैट का मतलब ही सो दैट भी आप बोल सकते हैं। इसको दिखाइए, ये रिलेशन जो है रियल नंबर में डिफाइंड हो रहा है, और ये रिलेशन क्या है? ये रिलेशन ट्रांजिस्टिव है। सबसे पहले क्राइटेरिया, कंडीशन क्या है? ए ग्रेटर देन बी, ए बी से बड़ा होगा। चलिए ट्रांजिस्टिव के लिए सबसे पहले क्या करना होगा? देखिए बिना कुछ सोचे ट्रांजिस्टिव दिखाना है ना, पहले तो ट्रांजिस्टिव का कंडीशन आना चाहिए भैया। ट्रांजिस्टिव का कंडीशन आएगा तभी तो आप उस पर वर्क करिएगा। ट्रांजिस्टिव के लिए क्या कंडीशन है? ए बी बिलोंग्स आर होगा एंड बी सी बिलोंग्स आर होगा। देन
AC बिलोंग्स R होना चाहिए फॉर ऑल ABC बिलोंग्स, जो भी सेट आपका है, यहाँ पे रियल नंबर है तो R करते, लेकिन वो R कर लिखेंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। रिलेशन समझ लीजिएगा, रिलेशन को R से डिफाइन डिनोट किए हैं अपन ने। अब चलिए ए बी बिलोंग्स आर करना चाहिए। ए बी, देखिए कोई भी ऐसा रियल नंबर आप अपने अकॉर्डिंग उठाइए ना भैया। ए बी अगर रिलेशन आर, देखिए इस तरीके के क्वेश्चन में इसी पैटर्न पे वर्क करना होगा आगे। आर इक्वल टू ए बी है तो ए ग्रेटर देन बी है, मतलब ए बी बिलोंग्स आर कर रहा है, और यहां भी ए बी, तो ए ग्रेटर देन बी होगा, और वो होना चाहिए ए इक्वल टू, आप क्या लेते हैं, ए इक्वल टू 3 लीजिए, बी इक्वल टू आप 2 लीजिए। ए के जगह पे रखिए 3 ग्रेटर देन 2, क्या 3 ग्रेटर देन 2 हो सकता है, बिल्कुल राइट है। तो यहां पे तो 3,2 बिलोंग्स आर करेगा। चलिए अब एंड आगे बढ़ते हैं। BC बिलोंग्स आर कर रहा है, ए बी बिलोंग्स आर कर किया, ए बी आर का अगर एलिमेंट है तो ए ग्रेटर देन बी है, यहां पे BC बिलोंग्स आर किया तो बी ग्रेटर देन सी होगा कि नहीं होगा, बी ग्रेटर देन सी होना चाहिए। इसको देखिए ट्रांजिस्टिव प्रूव ही करना है भाई, अपने अकॉर्डिंग डिजिट ले लेंगे और उसको कर देंगे। वेरी इजी क्वेश्चन, एक पैटर्न है इस क्वेश्चन को करने का, उस पैटर्न को थोड़ा सा रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, और उस पैटर्न को प्रैक्टिस करके थोड़ा सा यूजअप हो जाइए, फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। बी है, बी तो आप मान रखा है 2, और 2 से 2 बड़ा होना चाहिए, मतलब बी बड़ा होना चाहिए भैया। सी हम क्या लेंगे, यहाँ पे बी तो आप पहले ही 2 ले रखा है तो बी 2 ले लेंगे, और सी तो इससे छोटा लेना होगा तभी तो इसके इस क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा। C1 ले लेते हैं तो 2 ग्रेटर देन 1 है, मतलब 2 1 बिलोंग्स आर करेगा, ये बात हो गया। अगर 3,2 बिलोंग्स आर कर रहा है और 2,1 बिलोंग्स आर कर रहा है तो क्या होना चाहिए, 1 3 1 होना चाहिए, 3 1 से रिलेट करना चाहिए, 3,1 बिलोंग्स आर करना चाहिए। ए सी, यही तो ए सी हो जाएगा, समझ में आ रहा होगा। चलिए देन क्या बात कर रहा है, ए सी बिलोंग्स आर हो रहा है, ए सी बिलोंग्स आर होगा तो ए ग्रेटर देन सी होगा, ए ग्रेटर देन सी होगा। अगर ए ग्रेटर देन सी होगा, ए भी पता है सी भी पता है, ए आपका 3 है और सी आपका 1 है, 3 ग्रेटर देन 1 है, 3 ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, तो यहां से 3,1 बिलोंग्स आर करेगा कि नहीं करेगा। एक बात बताइए, ये आप ए को 3A हो जाएगा, 2B हो जाएगा, 2B हो जाएगा, A1C हो जाएगा। अब AC होगा तो क्या होगा, 3 1 बिलोंग्स आर करना चाहिए, यहाँ पे AC है कि नहीं है, 3 1 बिलोंग्स आर किया। क्या ये प्रूव हुआ ट्रांजेक्टिव रिलेशन है कि नहीं, इसका देखिए इस क्वेश्चन को करने का 2 मेथड है, ये तो मेथड नंबर 1 हो गया। अब चलिए मेथड नंबर 2 देख लेते हैं। यहां पे आप इसको M1 बोल सकते हैं। मेथड नंबर 2 हम यहीं पे बना देंगे, इतना ही स्पेस में M2 ले लेते हैं। मेथड नंबर 2 क्या कहने वाला है, अगर ए बी बिलोंग्स आर किया, ए बी बिलोंग्स आर किया तो ए ग्रेटर देन बी हुआ, BC बिलोंग्स आर करेगा एंड मार लीजिए यहां पे, तो B ग्रेटर देन C होना चाहिए। देन AC बिलोंग्स आर करेगा तो A ग्रेटर देन C होगा। और अगर ये कंडीशन हो रहा है, क्या मतलब है कहने का कि भैया अगर A B से बड़ा है, इस पे फोकस कीजिए, इस 3 बात पे, A B से बड़ा है और B C से बड़ा है तो ऑब्वियस बात है A बड़ा होगा C से। भाई यहां पे क्या बात हो रहा है, अगर ये A जो है B से बड़ा है, A B से बड़ा है और B जो है C से बड़ा है, मान लो तुमसे बड़ा कोई एक लड़का है और तुम किसी एक लड़के से बड़े हो, तो तुमसे बड़ा जो लड़का है वो भी तो ऑलरेडी बड़ा होगा तुम जिस लड़के से बड़े हो। वही बात यहाँ पे कहने का कोशिश कर रहे हैं, ए अगर बी से बड़ा है और ऑलरेडी बी बड़ा सी से है तो यहाँ पे तो ए बड़ा होना ही चाहिए सी से, और अगर ए बड़ा सी से हो रहा हो बाय कंडीशन इस रिलेशन के कंडीशन के अकॉर्डिंग, जो ये ट्रांजिस्टिव का कंडीशन है वो ऑलरेडी फुलफिल होते जा रहा है, तो यहीं पे बोल देंगे रिलेशन आर इज प्रूव हो गया। यहां पे तो बोल सकते हैं भैया हेंस प्रूव्ड।
ये तो प्रूव्ड हो गया। रिलेशन आर इज ट्रांजिस्टिव। रिलेशन आर क्या है? ट्रांजिस्टिव है। यहां पे इसको नोट करेंगे, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट ले लीजिए। चलिए एक टाइप ऑफ रिलेशन बचा हुआ है। रिलेशन का चैप्टर ही खत्म होने जा रहा है भैया। ये रिलेशन चैप्टर का लास्ट बात है, लास्ट पॉइंट है, लास्ट टाइप ऑफ रिलेशन है। अभी तक जो भी पढ़ा आपने उसी का ये एक समराइज वर्जन है। देख लीजिए क्या बोलना चाह रहा है। इक्विवेलेंस रिलेशन, ये भी भाई एक टाइप ऑफ रिलेशन है। कुछ होगा इक्विवेलेंस, अपने को उससे लेना देना नहीं है। बस नाम पे फोकस कीजिए, दाम पे फोकस मत कीजिए। क्या होगा इक्विवेलेंस रिलेशन? ए रिलेशन आर ऑन ए सेट ए इज सेड टू बी इक्विवेलेंस। एक रिलेशन आर है, उसको हम सेट ए में इक्विवेलेंस बोलेंगे जब रिलेशन इफ इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिस्टिव। भाई जो पीछे आपने पढ़ा टाइप्स ऑफ, 3 टाइप्स ऑफ रिलेशन में, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिस्टिव, सिमेट्रिक, अगर कोई रिलेशन ये तीनों कंडीशन को फुलफिल्ड करेगा, एक साथ कोई भी रिलेशन अगर रिफ्लेक्सिव भी हो रहा हो, सिमेट्रिक भी हो रहा हो, ट्रांजिस्टिव भी हो रहा है, तो वो रिलेशन क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। इक्विवेलेंस का अपना कोई बना बनाया न्यू बात नहीं है, न्यू डिफिनीशन नहीं है, यही बात है। अब ये समझ में आना चाहिए, इक्विवेलेंस ज्यादा टफ रिलेशन है नहीं। बस इक्विवेलेंस, अगर कोई भी इक्विवेलेंस रिलेशन फाइंड आउट करने बोल देगा किसी सेट में, तो आपको क्या करना होगा? रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिस्टिव, सिमेट्रिक, तीनों रिलेशन आपको दिखाना पड़ जाएगा। चलिए यहां पे एक बार रुकेंगे, समराइज करेंगे। जो जो अभी तक अपन ने पढ़ा है उसको एक बार 2 मिनट का मौन व्रत नहीं रखते हुए उसको याद कर लेंगे। सबसे पहले आपने एम्प्टी रिलेशन पढ़ा। जब भी सेट ए का कोई भी एलिमेंट सेट बी के किसी एलिमेंट से रिलेट नहीं हो रहा होगा तो उस रिलेशन को एम्प्टी रिलेशन बोल देंगे। इसके बाद आपने यूनिवर्सल रिलेशन पढ़ा। यूनिवर्सल रिलेशन क्या हो जाता है? सेट ए का सभी एलिमेंट सेट बी के सभी एलिमेंट से रिलेट होना चाहिए। आर इक्वल टू ए क्रॉस बी। रिलेशन आर क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। उसी को यूनिवर्सल रिलेशन बोल देंगे। इसके बाद आपने आइडेंटिटी रिलेशन आइए पढ़ा। आइडेंटिटी रिलेशन का क्या काम है? आइडेंटिटी रिलेशन ने हमें बोला कि भैया सेट ए का सभी एलिमेंट सेट ए के सभी एलिमेंट से अपने आप से रिलेट इटसेल्फ होना चाहिए। ओनली सेट ए का सभी एलिमेंट रिलेट होना चाहिए अपने आप से केवल। अगर वो किसी और भी अपने आप से भी रिलेट हो गया एक बार और किसी और एलिमेंट से रिलेट हुआ तो आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। इट सेल्फ ओनली बोला गया था, वर्ड याद कीजिए, उसी को आइडेंटिटी रिलेशन बोल देंगे। इसके बाद हमने रिफ्लेक्सिव रिलेशन पढ़ा। रिफ्लेक्सिव रिलेशन का क्या कहना था कि सेट ए का सभी एलिमेंट रिलेट होना चाहिए इट सेल्फ, अपने आप से रिलेट होना चाहिए। ये नहीं बोल रहा है केवल अपने आप से रिलेट होना चाहिए। भैया सेट ए का सारा एलिमेंट एक एक बार अपने आप से रिलेट हो जाए, इसके बाद वो किसी और भी एलिमेंट से रिलेट हो, कोई मतलब नहीं है, वो रिफ्लेक्सिव होगा। एक आइडेंटिटी रिलेशन हर समय रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, लेकिन रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये भी बात अपन ने पढ़ा। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशन आपने पढ़ा? रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन आपने पढ़ा, सेट ए का सारा एलिमेंट अपने आप से रिलेट होना चाहिए। ए रिलेट ए से होगा, दैट इज ए बिलोंग्स सेट ए। इसके बाद आपने सिमेट्रिक पढ़ा। सिमेट्रिक रिलेशन के लिए क्या कंडीशन पढ़ा? सिमेट्रिक के लिए अगर ए बी से रिलेट हो रहा है तो बी भी ए से रिलेट होना चाहिए। मतलब क्या है इसका? ए बी बिलोंग्स करेगा रिलेशन को, इंप्लाइज दैट बी ए बिलोंग्स करना चाहिए रिलेशन को फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स सेट ए। इसके बाद आपने ट्रांजिस्टिव पढ़ा। ट्रांजिस्टिव का क्या मतलब होता है? ट्रांजिस्टिव का कहना था कि भैया अगर ए बी बिलोंग्स रिलेशन आर होगा एंड बी सी बिलोंग्स रिलेशन आर होगा, देन ए सी बिलोंग्स आपका रिलेशन आर करना चाहिए फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स सेट ए होना चाहिए।
इसका मतलब है, इस साइन का मतलब फॉर ऑल बोल रहे हैं, तभी से लिख रहे थे, कभी दिया भी होगा, आपको समझ में आना चाहिए। तो ये तीन रिलेशन आपका थोड़ा सा उठपटांग जैसे लग रहा होगा, इसको इसी वे में लिख करके, सोच करके, समझ करके थोड़ा सा एक बार अपने पैटर्न में, अपने माइंड में फिक्स करिए, एक बार समझने का कोशिश करिए। एक बार समझ में आ गया ना, बहुत इंटरेस्टेड रिलेशन है भैया। इस तीनों को, ये अगर कोई रिलेशन ये तीनों बात फॉलो कर रहा होगा, अगर कोई रिलेशन एक साथ रिफ्लेक्सिव भी हो जाए, सिमेट्रिक भी हो जाए, ट्रांजिस्टिव भी हो जाए, तो वह क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। ये भी बात ध्यान में रखना होगा। चलिए अब एग्जाम्पल को करते हैं, क्या कहना है इस एग्जाम्पल का, इस बातों को देखते हैं एक बार, क्या बोलना चाह रहा है। लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। एस एक सेट है सभी रियल नंबर का, एंड लेट आर बी ए रिलेशन इन एस। आर एक रिलेशन है सेट एस में, मतलब रियल नंबर का सेट जो है एस, उसमें रिलेशन आर डिफाइंड हो रहा है, और रिलेशन आर का आपको प्रॉपर्टी फॉर्म दे दिया है। भैया कोई भी काम करवाएगा क्वेश्चन वाला, उसको रिलेशन आर का कंडीशन तो देना होगा, रिलेशन का प्रॉपर्टी फॉर्म तो देना होगा, कंडीशन दोगे तभी उस कंडीशन पे तो वर्क करेंगे। चलिए, सो डेट आर इज नॉट ए रिफ्लेक्सिव, वर्ड पे गौर कीजिए, क्या बोला जा रहा है, नॉट ए रिफ्लेक्सिव। बोल रहा है कि दिखाइए ये जो रिलेशन है, जो रियल नंबर के सेट में डिफाइंड हो रहा है, वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। रिफ्लेक्सिव है ये नहीं बोल रहा है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। और बोल रहा है नॉट ए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिस्टिव। नहीं तो वो रिफ्लेक्सिव हो, नहीं तो वो सिमेट्रिक हो, और नहीं तो वो ट्रांजिस्टिव हो। ये बात करने का कोशिश कर रहा है। एक बात बताइए, अभी तक अपन लोग क्या कर रहे थे भाई, प्रीवियस सेशनों में, प्रीवियस लेक्चर में अपन ने क्या काम किया, रिलेशन का कंडीशन दे देता था और बोल देता था भाई इस सेट उस सेट में, कहीं किसी सेट में या कोई भी सेट में रिलेशन डिफाइंड हो रहा है, और उस रिलेशन को लिखना होता था, राइट डाउन रिलेशन। यहां भी रिलेशन ही लिख रहे हैं, जो ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिस्टिव है, ये भी तो एक प्रकार का रिलेशन है भैया, टाइप्स ऑफ ही तो रिलेशन है। रिलेशन का प्रॉपर्टी फॉर्म, रिलेशन का कंडीशन हमको दे रहा है, सारा इंफॉर्मेशन दे रहा है। और एक भाई फर्क यही है कि वहां हम एक रिलेशन को राइट डाउन, सिंपल रिलेशन राइट डाउन कर देते थे, यहां एक कंडीशनल रिलेशन लिखवा रहा है हमसे, टाइप्स ऑफ रिलेशन लिखवा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। चलिए, नोट ए रिफ्लेक्सिव बोला जा रहा है, नोट सिमेट्रिक, नोट ट्रांजिस्टिव। सबसे पहले क्या करेंगे, पहला हम नोट ए रिफ्लेक्सिव पे वर्क करेंगे। नोट ए रिफ्लेक्सिव। देखिए, जो भी बोले, या तो रिफ्लेक्सिव बोले या नहीं बोले, सबसे पहले आपको रिफ्लेक्सिव का कंडीशन पता होगा, तभी तो वो आप करवाइएगा। नोट ए रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव होता क्या है, अगर वो पता होगा तभी तो आप बोल पाइएगा कि रिफ्लेक्सिव कैसे नहीं होगा। वो चीज आपको पता करने के लिए क्या करना होगा, फॉर रिफ्लेक्सिव सबसे पहले रिफ्लेक्सिव का कंडीशन लिखेंगे। फॉर रिफ्लेक्सिव ए से बिलोंग्स करना चाहिए, फॉर ऑल ए बिलोंग्स ए। मतलब सेट का, जिस भी सेट में रिफ्लेक्सिव रिलेशन डिफाइंड हो रहा होगा, उस सेट का सारा एलिमेंट अपने आप से रिलेट होना चाहिए। अगर वो रिलेट होगा तब रिफ्लेक्सिव होगा। भैया सेट ए का कोई भी एलिमेंट सेट ए के किसी एलिमेंट से रिलेट ही नहीं करवाना है। अपना एजेंडा क्या होना चाहिए, ये भी तो एक प्रकार का क्या है, प्रूव डेट वाला ही है, सॉ डेट प्रूव करने वाला ही है कि भाई इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमको दिखाओ कि यह रिफ्लेक्सिव रिलेशन ना हो। भाई सारा चीज तो गेम अपने हाथ में है, पलट देंगे। नहीं दिखाना है मतलब कोई भी एलिमेंट किसी भी एलिमेंट से रिलेट नहीं कर रहा होगा। उसका कंडीशन क्या दिया हुआ है, ए ग्रेटर, ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। इस कंडीशन पे, उस कंडीशन को फुलफिल करते हुए करना होगा। ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर मतलब यहां पे अगर ए बी बिलोंग्स रिलेशन को कर रहा है तो ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर है। अगर ए बिलोंग्स रिलेशन को करेगा तो इसके अकॉर्डिंग इसके कंडीशन को लेना होगा। तो यहां पे ए लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर होगा।
अरे भैया होगा कि नहीं, इसी वे में बनेगा ये सभी क्वेश्चन। आपको ए इजकल टू क्या लेना है, 1/2 ले लेना है, सिंपल बात है। 1/2 एक रियल नंबर है और रिलेशन आर रियल नंबर के सेट में डिफाइंड हो रहा है। कोई भी रियल नंबर हम अपने मन से, जो रियल नंबर हमको मन होगा वो ले सकते हैं। आप 2 ले लो ना भाई, कोई दिक्कत नहीं है, 2 भी आप ले सकते हो। तो एक ही जगह पे आप रख के देखिए तो 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर, क्योंकि ए लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर है। जब आप इसको सिंप्लीफाई करिएगा तो 1/4 हो जाएगा, जो कि गलत होगा, रॉन्ग है। ये कभी पॉसिबल है क्या, ये कभी पॉसिबल है क्या? 1/2 जो है छोटा हो जाएगा क्या 1/4 से? 1/4 ही छोटा है, इक्वल टू या लेस देन जो बोला जा रहा है 1/2 तो छोटा है ही नहीं, 1/4 ही छोटा है। और उल्टे उसको बोल रहा है कि तुम मेरे से छोटे या इक्वल हो सकते हो। भैया तुम खुद उससे छोटे हो, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो यहां पे हम क्या बोल देंगे, 1/2 नोट बिलोंग्स आर, प्रूव हो चुका है, नोट बिलोंग्स आर। आप 2 लेके देख लेना भैया, 2 लेस देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर करोगे 4 हो जाएगा क्या? 2 4 से छोटा होगा क्या? नहीं, 2 लेके देखोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। 2 जब स्क्वायर करिएगा तो यहां पे आपको देखिए अपने अकॉर्डिंग लेना है। 2 लेगो तो गड़बड़ हो जाएगा, तब तो ये रिफ्लेक्सिव ही हो जाएगा। रिफ्लेक्सिव तो करवाना ही नहीं है, वैसे भी रिफ्लेक्सिव होगा नहीं, लेकिन इसके कंडीशन को फुलफिल करेगा। और वो 2 4 से रिलेट कर रहा होगा, 2 को 2 से ही रिलेट करवाना होगा, इसीलिए वहां भी तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। लेकिन और मजेदार वे में समझने के लिए, अगर ए हम 1/2 ले रहे हैं तो यहीं पे ये चित हो जा रहा है। यहां पे क्या बोल देंगे, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। चलिए, रिफ्लेक्सिव का काम हमने प्रूव कर दिया। अब देखिए सिमेट्रिक के लिए देखते हैं दूसरा अपना क्या है, सिमेट्रिक। दूसरा अपन ले लेते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का कंडीशन क्या है, सबसे पहले उसको लिख दीजिए। सिमेट्रिक, नोट सिमेट्रिक लेना था, ये गड़बड़ हो गया। नोट सिमेट्रिक लेना है फॉर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए कंडीशन क्या है, सिमेट्रिक के लिए कंडीशन हो जाएगा आपका, ए बी को बिलोंग्स करेगा तो इंप्लाइज दैट बी भी ए को बिलोंग्स करना चाहिए, ये कंडीशन होगा। अब इस जो रिलेशन के कंडीशन पे इसको इसके अकॉर्डिंग करना होगा। ए बी को बिलोंग्स कर रहा है, ए बी को भी यहां भी बिलोंग्स कर रहा है, तो ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर है, ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर है। और बी ए को बिलोंग्स कर रहा है तो क्या हो जाएगा, बी लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर होगा, बी लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर होगा। आप ए और बी कोई नंबर लेके देख लो, आप तो मैं बोल रहा हूं कि a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू 1/2 ही लेते हैं। चलिए 1 लेस देन इक्वल टू नहीं, a 1/2 लेना होगा। एक को करवाएंगे और एक को, भाई अपने हाथ में ही बात है, नहीं करवाना है, ये सिमेट्रिक नहीं होगा। उसके लिए तो a जो है आपका 1/2 और b 1 लेना है। एक ही जगह पे रख के देखिए, 1/2 लेस देन इक्वल टू 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 हो जाएगा। 1/2 से बड़ा या इक्वल है 1, बिल्कुल है, बड़ा तो है 1/2 से 1, ये तो डिफाइंडेबल चीज है, पॉसिबल है। तो यहाँ पे क्या बोल देंगे, ए क्या लिया है आपने 1/2 और बी 1 लिया है, 1/2 और 1 बिलोंग्स आर हो रहा है, मतलब 1/2 ए बी हो रहा है, ए और बी बिलोंग्स आर कर रहा है तो बी ए बिलोंग्स आर करना चाहिए। यहां पे बी क्या है, बी 1 है तो बी 1 रख दीजिए। लेस देन इक्वल टू ए क्या है, 1/2 लिया है आपने, 1/2 का होल स्क्वायर कर दीजिए, 1 लेस देन इक्वल टू 1/4 हो जाएगा। क्या ये पॉसिबल है क्या, 1 से बड़ा हो जाएगा 1/4, क्या कभी नहीं हो सकता है, इट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो यहां पे हम क्या बोल देंगे, यहां पे बोला जाएगा, यहां पे 1/2 नॉट बिलोंग्स आर, नॉट बिलोंग्स आर।
वन 1/2 तो बिलोंग्स किया, अगर ये करेगा तो ये भी करना चाहिए, ये तो किया लेकिन ये नहीं किया। भाई हमको तो बस दिखाना था, अपने अकॉर्डिंग डिजिट ले लीजिए आप। भाई रियल नंबर का सेट है तो हम कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग लेके दिखा देंगे। नोट सिमेट्रिक सिमेट्रिक नहीं बनाना है तो ये काम कर देंगे। यहां पे आपका यही चीज हो जाएगा, नोट सिमेट्रिक लिख दीजिएगा यहां पे। चलिए अब क्या काम करेंगे ट्रांजिस्टिव के लिए। तीसरा नोट ट्रांजिस्टिव, नोट नोट ट्रांजिस्टिव फॉर ट्रांजिस्टिव। ट्रांजिस्टिव के लिए क्या कंडीशन होता है, ए बी अगर बिलोंग्स आर कर रहा है एंड बी सी बिलोंग्स आर कर रहा है, देन ए सी बिलोंग्स आर करना चाहिए। अगर ए बी बिलोंग्स आर किया, ए बी बिलोंग्स आर कर रहा है यहां भी, तो ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर है, ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर है। एंड बी सी बिलोंग्स आर किया तो बी लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर हो जाएगा। देन ए सी बिलोंग्स आर किया तो ए लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर हो जाएगा। यहां पे आप कोई भी रियल नंबर ए बी सी अपने अनुसार चूज लीजिए। मैं तो यहां देख लीजिए हो गया, ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू -2 एंड सी इज इक्वल टू 1 ले लिया। ये रख के देखिए, ये ट्रांजिस्टिव नहीं होगा क्योंकि इसको बनाना ही नहीं है भैया ट्रांजिस्टिव। तो यहां पे a इक्वल टू आपने 2 लिया, 2 रखिएगा, 2 लेस देन इक्वल टू b इक्वल टू -2 लिया, -2 का स्क्वायर करोगे 2 लेस देन इक्वल टू 4 होगा, या 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। यस ये बिल्कुल सही बात है। तो यहां पे हम क्या बोल देंगे, 2 -2 तो बिलोंग्स आर कर रहा है। चलिए अब यहां पे देख लीजिए, b क्या लिया है आपने, -2 लिया है, -2 लेस देन इक्वल टू सी क्या लिया है, 1 लिया है, 1 का स्क्वायर। क्या -2 1 से छोटा है, बिल्कुल है। 1 -2 से बड़ा है, बिल्कुल है। 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2 है, ये भी कंडीशन सही है। चलिए यहां पे -2 1 बिलोंग्स आर कर देगा। चलिए इतना हो गया। अब ए लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर है, ए लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर है। ए आपने क्या मान रखा है, ए 2 है और सी आपका 1 है, तो 2 लेस देन इक्वल टू 1 का स्क्वायर करोगे 2 लेस देन इक्वल टू 1 होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा। क्या 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो गया, क्या 1 2 से बड़ा होगा, क्या नहीं होगा, ये कंडीशन ही नहीं हो रहा है। तो यहां पे क्या बोल देंगे, एसी करोगे मतलब 2 1 नोट बिलोंग्स आर किया। अगर ये दोनों हुआ और केवल ये नहीं हो रहा है, ये 2 1 AC बिलोंग्स आर नोट, नोट बिलोंग्स आर हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, नोट ए ट्रांजिस्टिव रिलेशन, ये ट्रांजिस्टिव नहीं होगा। देखिए थोड़ा सा स्पेस के कारण कॉम्प्लिकेटेड वे में सोल्व किया गया है, जितना करना था स्टेप बाय स्टेप किया है, कोई स्टेप को उड़ाए नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कचर मचर हो गया है। एक बार नोट करिए, समझने का कोशिश करिए क्या कहना चाह रहे हैं क्या नहीं चाह रहे हैं। इस टाइप का आगे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। आगे से इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए आपको, तो एक ही चीज समझ में आना चाहिए कि भैया ये जो रिलेशन का कंडीशन दे रखा है, इसी कंडीशन के अकॉर्डिंग हमको सिमेट्रिक हो, रिफ्लेक्सिव हो, ट्रांजिस्टिव हो, उसके कंडीशन को कन्वर्ट करते हुए करना है। जैसे यहाँ पे रिफ्लेक्सिव को देख रहे थे, रिफ्लेक्सिव का कंडीशन क्या होता है, ए बिलोंग्स आर होना चाहिए, मतलब प्रत्येक एलिमेंट अपने आप से रिलेट होना चाहिए। प्रत्येक एलिमेंट अगर रिलेट होगा, ए बिलोंग्स आर करेगा, यहाँ पे ए बी बिलोंग्स आर कर रहा है तो ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर हुआ, ए करेगा तो ए लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर होगा। आपको रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए, इसके लिए कोई एक लाइए ए और वो फुलफिल नहीं होगा तो हम बोल देंगे कि भैया ये जो है एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। सिमेट्री के लिए क्या करना होगा, सिमेट्री का कंडीशन को लिख लेंगे, ए बी बिलोंग्स आर करेगा, बी ए बिलोंग्स आर करेगा। अगर ए बी करेगा तो ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर है, बी ए करेगा तो बी लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, एकदम हो जाएगा। कैसे ये हो रहा है ये चीज, इसी के पैटर्न पे देखिए, पहला फर्स्ट कोऑर्डिनेट ए है, सेकंड कोऑर्डिनेट बी है, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट लेस देन इक्वल टू सेकंड कोऑर्डिनेट का स्क्वायर है। यहां पे फर्स्ट कोऑर्डिनेट बी हुआ तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट लेस देन इक्वल टू सेकंड कोऑर्डिनेट के स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं। तो यही काम यहां पे करने का कोशिश किए हैं।
चलिए उसी तरीके से नोट ट्रांजिस्टिव बोला गया, ट्रांजिस्टिव का कंडीशन रख देंगे और इसी के अकॉर्डिंग ये जो रिलेशन ए बी बिलोंग्स आर कर रहा है तो ये हो रहा है, तो ए बी बिलोंग्स आर किया तो ये होगा, बी सी बिलोंग्स आर कर रहा है तो क्या हो जाएगा, बी लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर हो जाएगा, ए सी बिलोंग्स आर करेगा तो ए लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर हो जाएगा। ये बात अपने को समझ में आना चाहिए, एक बार नोट करिए। अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आए पूरा नोट कर लीजिए, समझ में आए तो भी नहीं आए तो भी मेरा बात मानिए, एक बार आप इसको नोट करिए। जब सेशन खत्म हो जाए एक बार शुरू से जस्ट रीड करिए कि भाई कौन सा टाइप ऑफ रिलेशन का क्या कंडीशन है, रिफ्लेक्सिव का क्या है, सिमेट्रिक का क्या है, ट्रांजिस्टिव का क्या है, उसको रीड कर लीजिए और फिर इस क्वेश्चन पे आ जाइए। इस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप पहले रिफ्लेक्सिव पे खूब माथा लगाइए, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, फिर सिमेट्रिक पे, फिर ट्रांजिस्टिव पे लगाइए। नोट ट्रांजिस्टिव बोला गया है, पहले तो क्वेश्चन ही समझ में आना चाहिए। देखिए रिलेशन का क्वेश्चन ही थोड़ा अजीब होता है, बच्चे को क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ पाते रहता है, वो आंसर सॉल्यूशन करेगा कैसे। कोशिश करिए, कोशिश ही करना पड़ेगा और कोशिश से ही होगा, एक ना एक दिन जरूर होगा। इसको करिए यहां तक, सोचिए एक बार, सोचिए बार बार सोचिए, एक बार में नहीं होता है, और अगर नहीं हो तो कमेंट करिए, फिर से इस क्वेश्चन को लेंगे और वेरीफाइड वे में लिया जाएगा। चलिए इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट, ऑन द सेट एस ऑफ ऑल रियल नंबर, सेट एस जो है सभी रियल नंबर का सेट है, क्लियर बात है। डिफाइंड ए रिलेशन, इस रियल नंबर के सेट में एक रिलेशन आर डिफाइंड हो रहा है और उस रिलेशन का कंडीशन दे दिया गया है, बोल रहा है सो दैट आर इज ए रिफ्लेक्सिव ट्रांजिस्टिव नोट सिमेट्रिक। मतलब दिखाइए, प्रूव करिए कि रिलेशन आर जो है वो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, लेकिन ट्रांजिस्टिव नहीं हो। ये बात करने का कोशिश कर रहा है। ये दो रिलेशन तो हो भैया, जो जो होना है उसको करवा देंगे, जो बोल रहा है नहीं हो उसको नहीं करवाएंगे। चलिए सेम पिछले क्वेश्चन की तरह इसको भी करना होगा। सबसे पहले रिलेशन का कंडीशन क्या है अपने पास, चलिए रिलेशन को राइट डाउन किया कीजिए। ए बी है तो ए लेस देन इक्वल टू बी है। पहला क्या है, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव का कंडीशन क्या है, ए कॉमा ए बिलोंग्स आर करना चाहिए फॉर ऑल ए बिलोंग्स सेट एस करेगा, क्योंकि सेट एस यहां पे दिया हुआ है। अगर ये ए बी बिलोंग्स आर कर रहा है तो ए लेस देन इक्वल टू बी है, ए बिलोंग्स आर किया तो क्या हो जाएगा, ए लेस देन इक्वल टू ए होगा। मतलब ए या तो ए से बड़ा है या इक्वल है, इक्वल तो है, बड़ा नहीं है तो इक्वल तो है। आप ए कुछ भी लेके रख दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप तो ए इज इक्वल टू टू ले लो, टू लेस देन इक्वल टू टू। भाई लेस देन नहीं है लेकिन इक्वल टू का भी साइन है तो ये ऑलवेज पॉसिबल है। मतलब ए कॉमा ए बिलोंग्स आर करेगा और आर क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। यही प्रूव करना था, प्रूव हो गया। कर क्या रहे हैं, क्वेश्चन बनाने का पैटर्न क्या है, क्वेश्चन बनाने का पैटर्न है जो भी रिलेशन दिया हुआ होगा उसके अंदर उसके कंडीशन को देखना है। ए लेस देन इक्वल टू बी है, अगर कब ये है, जब ए बी बिलोंग्स आर कर रहा है। अगर ए बिलोंग्स आर करेगा तो ए लेस देन इक्वल टू ए हो जाएगा। भाई यहां पे तो बी भी ए है और ए तो ए है ही है, समझ में आ रहा है क्या कंपैरिजन चल रहा है। बी भी ए है और ए तो ए है ही, जब ए भी था तब तो ए लेस देन इक्वल टू बी हुआ, और ए है तो ए ही लेस देन इक्वल टू ए हो जाएगा, ये ट्रांजिस्टिव होगा। ये आपका प्रूव हो चुका है। चलिए दूसरा सेकेंड, सिमेट्रिक सेकेंड बोला जा रहा है, ट्रांजिस्टिव होना चाहिए, नोट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक नहीं होगा, ट्रांजिस्टिव होना चाहिए। चलिए ट्रांजिस्टिव भी कर देंगे भैया। ट्रांजिस्टिव का कंडीशन क्या है, ए बी, सबसे पहले देखिए जो भी बात बोल रहा है उसका जो भी टाइप ऑफ रिलेशन है उसका कंडीशन लिखिए। बी सी बिलोंग्स आर, देन ए सी बिलोंग्स आर होना चाहिए। ए बी बिलोंग्स आर करेगा, बी सी बिलोंग्स आर करेगा। अब इसके अकॉर्डिंग इसके कंडीशन को बैठाइए। ए बी बिलोंग्स आर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए लेस देन इक्वल टू बी होगा, एंड बी सी बिलोंग्स आर होगा तो बी लेस देन इक्वल टू सी होगा। तो ए सी होगा तो ए लेस देन इक्वल टू सी होगा।
भाई यहाँ पे जो मेथड 2 किया था वही कुछ है कि नहीं है। अगर ए जो है यहाँ पे देख लीजिए, मेथड 2 से भी कर सकते हैं और कोई रियल नंबर आप लेके भी कर सकते हैं। कोई नंबर आप ले लीजिए ए बी सी और उस पे दे दे के भी आप इसको प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले मेथड 1 देख लेते हैं फास्ट में। अगर मान लीजिए ए लेस देन इक्वल टू बी है और बी लेस देन इक्वल टू सी है, तो ए लेस देन इक्वल टू सी होगा ऑलरेडी। मतलब ए जो है वो बी से छोटा है और बी सी से छोटा है। ए तो ऑलरेडी बी से छोटा है, ए जो है ये बी से छोटा है और ये बी क्या है, सी से छोटा है, तो ए को सी से छोटा होना पड़ेगा, तो ए तो सी से छोटा है, मतलब ये ट्रांजिस्टिव रिलेशन है। चलिए एक बात और देख लेते हैं, नंबर लेके भी देख लीजिए। ए इजक्वल टू आपको क्या करना है, ए इजक्वल टू 2 ले लीजिए, बी इजक्वल टू 3 ले लीजिए। 2 3 बिलोंग्स आर कर रहा है एंड सी इज इक्वल टू आपको क्या लेना है, 4 ले लीजिए। भाई अपने अकॉर्डिंग लेना होगा, कोई रोक टोक है नहीं, कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं। ट्रांजिस्टिव जो करवाना है अपने अकॉर्डिंग लेंगे ना। यहाँ पे सी 4 लेंगे, अगर सी हम 1 ले लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। सी 4 लेना होगा क्योंकि 3 से बड़ा नंबर लेना पड़ेगा, क्योंकि बी लेस देन है सी या सी ग्रेटर देन इक्वल टू बी है, तो यहाँ पे 3 लेस देन इक्वल टू 4 होगा। क्या है, बिल्कुल है। तो यहाँ पे क्या क्या बोला जाएगा, 3 4 बिलोंग्स आर करेगा। और ए सी है तो ए क्या है, ए आपका 2 है, 2 लेस देन इक्वल टू सी क्या है, 4 है, तो 2 4 बिलोंग्स आर करेगा। ये बात हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ पे आप 2 ए को मानिए, बी 3 हो जाएगा, बी 3 हो जाएगा, सी 4 हो जाएगा, तो ए सी होगा कि नहीं, और ए बी सी यही माने हैं कि नहीं। ए बी से रिलेट कर रहा है, बी सी से रिलेट करेगा, तो ए को सी से रिलेट करना होगा और वो कर रहा है। यहाँ पे क्या बोल देंगे, रिलेशन इज ट्रांजिस्टिव, हेंस रिलेशन आर इज ट्रांजिस्टिव। रिलेशन आर क्या हो जाएगा, ट्रांजिस्टिव हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नोट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक नहीं करवाना है, सिमेट्रिक प्रूव नहीं करना है, सिमेट्रिक नहीं हो वो चीज प्रूव करना है। चलिए थर्ड, नोट सिमेट्रिक। सबसे पहले फॉर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन होता है वो आएगा, तभी तो भैया सिमेट्रिक नहीं होगा वो करवाएंगे। फॉर सिमेट्रिक अगर ए बी बिलोंग्स आर करेगा, इंप्लाइज दैट बी ए बिलोंग्स आर करना चाहिए। बी ए बिलोंग्स आर करेगा, ए बी करेगा तो ए क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू बी हो जाएगा। इंप्लाइज दैट बी ए करेगा तो बी लेस देन इक्वल टू ए होगा। अब ए और बी आप अपने अकॉर्डिंग ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ए आप 3 लीजिए, बी आप 4 लीजिए। 3 लेस देन इक्वल टू 4 हो गया, मतलब बात सही है। तो 3, 4 तो बिलोंग्स आर करेगा। बी क्या है, 4 है, 4 लेस देन इक्वल टू 3। क्या ये चीज सही है क्या, 3 ग्रेटर देन कब हो गया, या 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 हो ही नहीं सकता है, ये चीज रॉन्ग है। यहाँ पे क्या बोल देंगे, 4, 3 बिलोंग्स नहीं करेगा रिलेशन को। और अगर ये नहीं करेगा तो यहां क्या हो जाएगा, हेंस रिलेशन आर इज नॉट सिमेट्रिक। रिलेशन आर जो है सिमेट्रिक नहीं है। बात समझ में आना चाहिए। यहां तो भैया स्पेस का भी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं था, बहुत बढ़िया तरीका से हम लोगों ने समझा इस क्वेश्चन को। देखिए इस सब क्वेश्चन एक बार में शायद थोड़ा कम आए, है बहुत इजी, बहुत इजी है भाई क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन दो आपके अकॉर्डिंग चल रहा हो, आप अपने हिसाब से इसको डिजिट ले सकते हैं, आप अपने हिसाब से इसको कर सकते हैं। भैया कर दो ना, क्या फर्क पड़ता है। रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिस्टिव, सिमेट्रिक सभी का कंडीशन होना चाहिए पता, बस उसके कंडीशन के अकॉर्डिंग करेंगे। अगर वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन करवाना होगा तब तो उस तरीके का डिजिट लेना होगा, नहीं करवाना होगा उस तरीके का डिजिट ही ले लेंगे जो नहीं होगा। आपने देखा इससे पहले कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे रिफ्लेक्सिव ट्रांजिस्टिव होना चाहिए, सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए, तो सिमेट्रिक के अकॉर्डिंग डिजिट ले लिए। चलिए इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं।
चलिए नेक्स्ट, लेट ए एक सेट दिया हुआ है, ये एक सेट है 1 to 6 एलिमेंट है, एंड आर, आर एक रिलेशन है जो कि दिया हुआ है ए बी सच दैट ए बी बिलोंग सेट ए को कर रहा है, रिलेशन आर जो है सेट ए में ही हो रहा है, ठीक है। ए भी बिलोंग सेट ए को करेगा, बी भी बिलोंग सेट ए को ही करेगा, एंड कंडीशन क्या है, बी इज इक्वल टू ए प्लस 1, यही कंडीशन अपने लिए मायने रखता है, चाहे टाइप ऑफ सेट हो या जनरल रिलेशन लिखना हो, टाइप ऑफ रिलेशन हो, सॉरी सेट नहीं, या जनरल रिलेशन लिखना हो। क्या बोला जा रहा है, सो डैट, दिखाओ, प्रूव करो, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक एंड नॉट ट्रांजिस्टिव। प्रूव करना है इस रिलेशन जो दिया हुआ है, इस रिलेशन के अकॉर्डिंग कि ये रिलेशन नहीं तो ट्रांजिस्टिव हो, नहीं तो सिमेट्रिक हो, नहीं तो रिफ्लेक्सिव हो। चलिए बारी बारी तरीका से ही करेंगे, वही काम करना है अपने को, रिलेशन का जो भी कैरेक्टेरिया है उसी कैरेक्टेरिया पे, उसी कंडीशन पे बैठा बैठा के आगे बढ़ना होगा। सबसे पहले क्या बोला जा रहा है, नॉट रिफ्लेक्सिव बोला जा रहा है। नोट रिफ्लेक्सिव का क्या मतलब है, नोट रिफ्लेक्सिव के लिए हमको फोर रिफ्लेक्सिव लेना होगा, नोट रिफ्लेक्सिव के लिए हमको फोर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव का क्या कंडीशन हो जाता है, ए बिलोंग्स आर करना चाहिए, है कि नहीं, ए बिलोंग्स आर करना चाहिए। यहां पे ए बी है, मतलब ए भी बी हो जाएगा, मतलब ए भी, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, फॉर ऑल ए बिलोंग सेट ए को करेगा, ए भी ए हो जाएगा, बी भी ए हो जाएगा। अब कंडीशन को ले लेते हैं, अगर ए बी कर रहा है तो बी इज इक्वल टू ए प्लस 1 है कंडीशन, अगर ए बिलोंग्स कर रहा है तो ए इज इक्वल टू बी प्लस 1 होगा कि नहीं होगा। यहां पे क्या बन गया, आप लोग को समझ में आ रहा है, ए इज इक्वल टू तो ए है ही, लेकिन बी इज इक्वल टू भी ए हो गया, बी इज इक्वल टू भी ए हो गया। ये जो रिलेशन का कंडीशन है ना, इसी को यहां पे कन्वर्ट करने का कोशिश किया जा रहा है। क्यों रिफ्लेक्सिव में ऐसा कर दिए, यहां पे तो ए बी है, लेकिन अपने मन से इसको ए क्यों किए, क्योंकि रिफ्लेक्सिव के अनुसार इस रिलेशन को, कंडीशन को लेते हुए चलना पड़ेगा। रिफ्लेक्सिव में क्या है, कोई भी एलिमेंट अपने आप से रिलेट करना चाहिए, मतलब ए से रिलेट करना चाहिए, वही काम तो किए हैं भैया, वही काम तो किए हैं। चलिए ये भी बात मिटा दे रहे हैं, ये बस समझाने के लिए था, आगे कंफ्यूज भी हो सकते हैं आप लोग इससे। तो a इज इक्वल टू बी प्लस 1 है, यहां पे a इज इक्वल टू, अब क्या हो जाएगा, नया a प्लस 1 हो जाएगा। ये तो रिलेशन का दिया हुआ कंडीशन है, ये जो कंडीशन है ये तो हमको रिलेशन ने दिया, रिलेशन ने बोला अगर ए बी बिलोंग्स आर करेगा तब ना बी इक्वल टू ए प्लस 1 होगा। मतलब ये है क्या, एक्चुअली ये बात है क्या लिखा हुआ, एक एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट है, ये फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट है, तो सेकेंड एलिमेंट इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट प्लस 1 है, यही ना बात लिखा हुआ है भाई। ए बी को भूल जाइए अभी, चलिए छोड़िए उसको, ये फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट है, तो सेकेंड एलिमेंट इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट प्लस 1 है। यहां पे भी तो हमारा ए, ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये सेकेंड एलिमेंट है, तो फर्स्ट एलिमेंट इक्वल टू सेकेंड एलिमेंट प्लस 1 करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ दिस रिलेशन। इस रिलेशन के कंडीशन के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्सिव में भी काम करना होगा। फर्स्ट एलिमेंट इक्वल टू सेकेंड एलिमेंट प्लस में 1 कर देंगे, वही काम तो यहां पे कर रहे हैं भैया। तो यहां पे जब आप ये करिएगा, और इसमें से आपको क्या करना होगा, ए भी लेना होगा, ए ही लेना होगा, इसमें से कोई भी नंबर, आप कोई भी नंबर ले लीजिए, ए आप 1 लीजिए, A1 लीजिएगा तो A के जगह पे रख के देखिए 1 प्लस 1, क्या ये 1 इक्वल टू 2 होगा, क्या नहीं इक्वल होगा कभी भी, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। आप नंबर और एक कोई भी ले लीजिए भैया, A इक्वल टू 5 ही ले लो, चलो 5 बिलोंग्स कर रहा है, वही नंबर लेना है जो सेट ए में प्रेजेंट हो। A इक्वल टू आप अगर 5 लेते हैं तो इस कंडीशन पे रख के तो देखिए डिजिट को, 5 इक्वल टू 5 प्लस 1, क्या 5 इक्वल टू 6 होगा, क्या कभी भी पॉसिबल है क्या, नॉट पॉसिबल। यहां पे क्या बोल देंगे, यहां पे हम बोल देंगे कि a कॉमा ए नॉट बिलोंग्स आर, हेंस रिलेशन
रिलेशन आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। रिलेशन आर क्या नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। चलिए दूसरा ले लेते हैं, नोट सिमेट्रिक। समझ में यहां रिफ्लेक्सिव आना चाहिए, क्या बात कर रहे हैं। सिमेट्रिक ले लेते हैं, नोट सिमेट्रिक। चलिए फोर सिमेट्रिक के लिए देख लीजिए। फोर सिमेट्रिक का क्या कंडीशन है, ए बी बिलोंग्स आर करेगा, इंप्लाइज दैट बी ए बिलोंग्स आर करना चाहिए, ये बात हो रहा है। सिमेट्रिक का भैया कंडीशन ये है। अब इसको सिमेट्रिक नहीं बनाना है, चलिए ठीक है, उस पर वर्क करेंगे। सबसे पहले तो इस सेट के अकॉर्डिंग इसके कंडीशन को लेना होगा। अगर ए बी है, ए बी बिलोंग्स आर कर रहा है, तो बी इजकल टू ए प्लस वन है, मतलब सेकेंड कोऑर्डिनेट इजकल टू फर्स्ट कोऑर्डिनेट प्लस वन है, तो इसका भी सेकेंड कोऑर्डिनेट इजकल टू फर्स्ट कोऑर्डिनेट प्लस वन करेंगे कि नहीं करेंगे। तो बी इजकल टू ए प्लस वन कर देंगे। अब यहां आ जाइए, यहां आ जाइए, सच इंप्लाइज है तो इंप्लाइज डैट कर दीजिए। बी ए बिलोंग्स आर है, मतलब सेकेंड कोऑर्डिनेट अब क्या हो गया, ए हो गया, फर्स्ट कोऑर्डिनेट बी हो गया। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट इजकल टू सेकेंड कोऑर्डिनेट प्लस वन होगा कि नहीं, बी इजकल टू ए प्लस वन होगा कि नहीं होगा। यहां पे बी इजकल टू ए प्लस वन कर दीजिए भैया। नहीं, सेकेंड कोऑर्डिनेट इजकल टू ना, सॉरी सेकेंड कोऑर्डिनेट इजकल टू, यहां पे देखिए बी इजकल टू ए प्लस वन है, सेकेंड कोऑर्डिनेट इजकल टू मतलब ए इजकल टू बी प्लस वन करना होगा। अब आप कोई भी ए लेके देख लीजिए, क्या देखिए आपका ये ए बी ही लेके देख लीजिए आप। चलिए ए हम यहां पे वन लेंगे, बी टू लेंगे, ए वन लेते हैं और बी टू लेते हैं। इसमें रख दीजिए ए इजकल टू वन, वन के जगह पे रखिएगा, बी के जगह टू रख दीजिए, वन प्लस वन कर दीजिए भैया, टू इजकल टू टू तो है, मतलब वन टू से रिलेट कर रहा है, वन टू से रिलेट किया। अब ए इजकल टू वन के जगह पे वन रखिए, बी इजकल टू टू रखिए, टू प्लस वन करिएगा, क्या वन जो है वो थ्री के इक्वल होगा क्या, कभी भी पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल, ये काम तो हो नहीं रहा है। तो 2,1 नोट बिलोंग्स आर, ये भी प्रूव्ड हुआ कि नहीं हुआ। एक बिलोंग किया लेकिन दूसरा बिलोंग्स नहीं कर रहा है, दोनों कंडीशन एक साथ इंप्लाइज डेट लगा है, मतलब ये होगा तो ये भी होना चाहिए, ये हुआ लेकिन वो तो हुआ नहीं, ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। हेंस रिलेशन आर इज नॉट सिमेट्रिक। रिलेशन आर जो है सिमेट्रिक नहीं है। चलिए भैया अब क्या देखना है, नोट सिमेट्रिक भी प्रूव कर दिए, नोट ट्रांजिस्टिव देखना है। अब चलिए तीसरा ले लेते हैं, नोट ट्रांजिस्टिव। नोट ट्रांजिस्टिव, फोर ट्रांजिस्टिव के लिए सबसे पहले देखिए, फोर ट्रांजिस्टिव के लिए सबसे पहले आपका क्या हो जाएगा, नोट ट्रांजिस्टिव तो ये हो जाएगा। फोर ट्रांजिस्टिव के लिए कंडीशन क्या हो जाता है, ए बी बिलोंग्स आर करेगा एंड बी सी बिलोंग्स आर करना चाहिए, देन ए सी बिलोंग्स आर करेगा। अगर ये ए बी बिलोंग्स आर कर रहा है यहां पे, तो सेकेंड वाला इजकल टू फर्स्ट वाला प्लस वन, सेकेंड बी है, मतलब क्या बोल दीजिएगा, बी इजकल टू ए प्लस वन होगा। यहां भी आ जाइए, सेकेंड वाला इजकल टू फर्स्ट वाला प्लस वन, मतलब सी इजकल टू बी प्लस वन करना होगा। चलिए इसके लिए आ जाइए, सेकेंड वाला इजकल टू फर्स्ट वाला प्लस वन, मतलब सी इजकल टू ए प्लस वन करना होगा, सी इजकल टू ए प्लस वन करना होगा। अब आप कोई भी डिजिट लेके देख लो भैया, ए बी सी कुछ भी ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ए आप क्या करिए, ए इजकल टू आपको क्या लेना अपने अकॉर्डिंग लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ए इजकल टू आप वन लीजिए, बी इजकल टू टू लीजिए एंड सी इजकल टू थ्री लीजिए।
चलिए इसी पे वर्क करते हैं। यहां पे रख के देख लीजिए, ए बी 2 है, बी इजक्वल टू 2 है, बी के जगह पे रखेंगे इजक्वल टू 1 है, 1 + 1 मतलब यहाँ पे 2 इजक्वल टू 2 हुआ, बिल्कुल राइट बात है। तो 1 2 तो बिलोंग्स आर को किया। चलिए अब इसके लिए देखते हैं, सी क्या है 3 है, 3 इजक्वल टू बी क्या है 2 है, 2 + 1 मतलब 3 इजक्वल टू 3 हुआ। यहाँ पे क्या बोल देंगे 2 तो 3 से बिलोंग्स किया। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, सी क्या है 3 है, 3 इजक्वल टू ए क्या है 1 है, तो 1 + 1 करिए। क्या 3 इजक्वल टू 2 होगा क्या कभी? नॉट पॉसिबल, नॉट इक्वल टू नॉट पॉसिबल मतलब यहाँ पे आपका 1 जो है 3 से रिलेट नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि इसका ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है। मतलब ये दो चीज तो हुआ लेकिन ये नहीं हुआ, ए बी बिलोंग्स आर किया, बी सी बिलोंग्स आर किया, लेकिन ए सी डज नॉट बिलोंग्स आर कर रहा है, ए सी नॉट बिलोंग्स आर कर रहा है, ए सी तो बिलोंग्स ही नहीं किया। अगर ये करता तब ट्रांजिस्टिव होता, दो कंडीशन फुलफिल कर दिया, तीसरा नहीं किया तो वो ट्रांजिस्टिव नहीं होगा। यहां पे क्या बोल देंगे भैया, रिलेशन आर इज नॉट ट्रांजिस्टिव। चलिए इसको एक बार पॉज करके नोट कर लेंगे। चलिए आपका रिलेशन चैप्टर में जितना भी बात जो भी पढ़ना होता है अपने को वो सारा खत्म होता है। यहाँ पे आपका रिलेशन लेक्चर खत्म होता है। आज के क्लास में आप लोगों ने टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन किया। नेक्स्ट सेशन भी हम रिलेशन पे ही रखेंगे, लेकिन रिलेशन पे केवल और केवल पढ़ने वाला बात तो भैया पढ़ चुके हैं, जो भी कॉन्सेप्ट प्लस थ्योरी था। अब एक सेशन पूरा का पूरा क्वेश्चन लिया जाएगा, अच्छे अच्छे लेवल का क्वेश्चन लेंगे, कुछ पीवाईक्यूज भी लेंगे। जेई और एडवांस में जो क्वेश्चन आया हुआ है वो सभी क्वेश्चन लिया जाएगा, अच्छे लेवल का क्वेश्चन लिया जाएगा। बने रहिए, पढ़ते रहिए। आज के क्लास को यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। लेकिन भैया एक गुजारिश है आप लोगों से कि जो भी आज पढ़ाया गया है, पिछला 2 लेक्चर है, एक बार उन सभी को आप पढ़ के आइए। नेक्स्ट सेशन में इतना मजा आएगा ना, रिलेशन का क्वेश्चन जिस बच्चे से नहीं बन रहा था उससे भी रिलेशन का क्वेश्चन बनेगा, उसको समझ में आएगा। चलिए धन्यवाद।